शुरू करते हैं आज हम लोग अपना सीएमए इंटर ग्रुप वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्लास नंबर वन। पहले आज की क्लास में स्टार्टिंग के 5 मिनट में आपको मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि हमें सीएमए इंटर ग्रुप वन का कोर्स एग्जाम तक में किस तरीके से खत्म करना चाहिए, क्या किस पे कितना वेटेज देना चाहिए। और फिर इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को उठाएंगे और मस्त तरीके से चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं बच्चे? मुझे कंफर्म कीजिए। ये देखिए, ये हमारा सीएमए इंटर ग्रुप वन का ये जो मेरी बुक आपके पास गई होगी, इस बुक का इंडेक्स मैं आपको शो कर रहा हूं। आप देखेंगे इस बुक का इंडेक्स, इसमें मैंने ये जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स में टोटल कितने कितने लेक्चर्स है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि टोटल पूरा का पूरा जो हमारा सिलेबस होगा, पूरा का पूरा जो हमारा सिलेबस होगा, इसमें टोटल 130 क्लासेज होने वाली है, लगभग 130 क्लासेज आपका। एंड 130 क्लासेज मेरी जितनी सारी हैं, लगभग सारी क्लासेज 2-2 घंटे की हैं। तो मेरे बच्चे, अगर आपको सीएमए इंटर ग्रुप वन के फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जबरदस्त मास्टरी करना है तो एटलीस्ट इतना टाइम आपको डिवोट करना होगा। और फिर आप एग्जाम में 100 मार्क्स के क्वेश्चन को बहुत मस्त तरीके से अटेम्प्ट करके आएंगे। पहले भी बच्चे करते आ रहे हैं, आप भी करके आएंगे। लेकिन इस क्लास को पढ़ते समय एक छोटी सी स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रहा हूं, उसको जरूर फॉलो करेंगे। ध्यान से सुनिए। देखो, इसमें ना ये जो हमारा पार्टनरशिप है, आउट ऑफ 130 क्लासेज, पार्टनरशिप अगर देखोगे ना तो पार्टनरशिप में हमारे 23 क्लासेज है। एक्चुअली पार्टनरशिप बहुत बड़ा है। वो जो 12वीं क्लास में आपने पढ़ा था, वो सारे कंटेंट तो हैं, उसके बाद भी बहुत सारे कंटेंट, थोड़े से नाम लेता हूं मैं आपका। गुडविल का एवोल्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन में सोल्वेंसी, इनसोल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर्स, इनसोल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे एमलगमेशन, एमलगमेशन है, कन्वर्जन है, सेल ऑफ फर्म है। बहुत इन्होंने वास्ट पार्टनरशिप को बनाया है। तो किसी भी तरीके से पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 23 क्लासेज, एलएलपी भी उन्होंने ऐड किया हुआ है, इतना आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आपकी जो स्ट्रेटेजी बने ना, अगर आपके पास एग्जाम से पहले लगभग 4 से 5 महीने का टाइम है, तब तो आप क्या करें, इसी सीक्वेंस के थ्रू पढ़ना शुरू कीजिए। हर एक चैप्टर अगले नए चैप्टर में लिंक्ड है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। यानी कि इसी सीक्वेंस से बढ़े, जैसे मेरी बुक में आपको इंडेक्स दिया गया है। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा कहता है कि सर, क्या पार्टनरशिप जो इतना लंबा है, 23 क्लासेज, इसको बाद में ना कर लें? तो देखो, अगर आपके पास थोड़ा कम टाइम है ना, मतलब एग्जाम से मान लो 3.5 महीने 4 महीने बचे हुए हैं, और तब आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो एडवाइजेबल है कि ये जो पार्टनरशिप है, इसको लास्ट में कीजिए, 23 क्लासेज। आप देख रहे हो 131 क्लासेज में 23 हटाया तो 103 क्लासेज आ गया। बहुत आसानी से पर डे अगर एक क्लास भी आप देखते हो ना, तो बहुत आसानी से 3 महीने में कोर्स आप खत्म कर सकते हैं, 3 से 3.5 महीने में। तो आप बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी बनाइए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई शुरू कीजिए। लेकिन मेरा हमेशा सजेशन क्या रहेगा कि आप इसी सीक्वेंस से बढ़ना शुरू करेंगे। मेरी बुक का जो पीडीएफ है, वो कल की क्लास में मैं आपको दूंगा, आज की क्लास में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कुछ चेंजेस कर रहा हूं आपके इस बार के लिए। तो वो ध्यान रखेंगे उसके हिसाब से। दूसरी बात मेरे बच्चे, कई सारे बच्चे, ये जो 17th चैप्टर है ना, जिसमें सिर्फ 2 क्लासेज है, यानी कि लगभग 3.5-4 घंटे, ये फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में फर्स्ट चैप्टर, मेरे में लास्ट चैप्टर, ये बच्चे जनरली छोड़ के जाते हैं, जो आपको नहीं छोड़ना। क्योंकि ये जो चैप्टर है, कम से कम एग्जाम में आपका 10 से लेकर 15 नंबर तक के क्वेश्चन बनते हैं। एमसीक्यू में हो जाए, शॉर्ट नोट्स आ जाए, जो भी इस बार भी अच्छे क्वेश्चन आए थे, तो इसको तो कभी इग्नोर नहीं करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इग्नोर नहीं करेंगे। और अगर मुझसे पूछो कि सर, अगर हम टारगेट करते हैं 100 आउट ऑफ 100 लाना, तो किस चैप्टर को छोड़ सकते हैं? तो मेरे बच्चे, कोई भी चैप्टर नहीं। ठीक है ना? तो आप मेरी बातें शायद समझ गए होंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बाकी बच्चों से हट के पढ़ाई कीजिए। सेलेक्टिव स्टडी नहीं होना चाहिए। सब कुछ पढ़ो, मस्त तरीके से पढ़ो, एंजॉय करते हुए। और एक चीज और बताऊं, ये कई सारे चैप्टर आपको यहाँ स्टार्टिंग में देखेंगे। बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ज्वाइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फाइनल अकाउंट। ये चैप्टर्स आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, लेकिन उस गलत फहमी को नहीं पालना,
फाउंडेशन में जो आपने पढ़ाई किया उसका लेवल बहुत छोटा था बच्चे, बहुत छोटा था। और हमारे इंटर में जो इसका लेवल होगा वो काफी हाई होता है, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपका एग्जामिनर बनाता है। और मैं इंश्योर कर रहा हूं कि आप सबको हर एक कॉन्सेप्ट के लिए, हर एक टॉपिक के लिए मस्त प्रिपेयर कराऊंगा, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप जरूर अटेम्प्ट करें। ठीक है ना? तो अब मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दिया, सब कुछ बता दिया। क्या क्लास को हम आगे बढ़ाएं? क्या हम लोग शुरू करें बच्चे अपने चैप्टर के अंदर में? मैंने ना आज बहुत सोचा कि यार आज कौन से चैप्टर को मैं बच्चों को पढ़ाऊं, कौन सा चैप्टर, क्या सिंपल चैप्टर को उठाऊं, या फिर मैं टिपिकल चैप्टर को उठाऊं, या फिर एक ऐसा चैप्टर उठाऊं जिसमें मैं चेक कर पाऊं कि ये जो बच्चे आज जो इंटर में आके बैठे हुए हैं, क्या सचमुच में इन्होंने बचपन से जो पढ़ाई की है, 11th क्लास, 12th क्लास, कई सारे बच्चे ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं या कर रहे हैं, सीएमए फाउंडेशन भी पास करके हम आए हुए हैं, तो क्या ये सचमुच में ये इस लायक हैं कि इंटर की पढ़ाई को समझ पाए? इसलिए मेरे बच्चे, मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, और अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि आज की क्लास में मैं अपने बच्चों के साथ लेके चलूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये वो फाइनल अकाउंट हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मेट में लिखा, फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो कमर्शियल कोई बोलते, प्रॉफिट मेकिंग, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसकी शुरुआत करूं? ये जो चैप्टर बता रहा हूं, मुझे एक बार बता दो क्लास को आगे बढ़ाने के पहले, कि वो जो नहीं था बचपन में, वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना, आप में से कितने सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा जबरदस्त कमांड है, अगर मैं मुझसे कुछ भी पूछ दो उस चैप्टर के अंदर में तो बहुत आसानी से जवाब दे दूंगा? जरा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, कितने बच्चे कहते हैं कि हाँ जी सर इस चैप्टर पे मेरा जबरदस्त कमांड है? मैं सभी बच्चों के कमेंट को देखूंगा, सभी बच्चों के, सभी बच्चों को एक बार मैं जानना चाहता हूं कि कौन सारे बच्चे जो कहते हैं कि सर जबरदस्त कमांड है मेरा है। मुझे दिख रहा है कि कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं बहुत सारे यस यस एंड बहुत सारी बातें। मुझे एक बार सारे बच्चे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर में कि कौन से बच्चे हैं जो बोलते हैं कि ये सर मेरे इस चैप्टर में जबरदस्त कमांड है, जबरदस्त कमांड, जबरदस्त कमांड। ये देखिए, मतलब 90% बच्चे जो यहाँ पे मैसेज सेंड कर रहे हैं वो कहते हैं कि सर मेरा जबरदस्त कमांड है। मेरे बच्चे, मैं आपको आपके इस मिथ को तोड़ना चाहता हूँ आज, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली जो फाउंडेशन के पहले जो जब भी पढ़ाई किया आपने, उस पढ़ाई में और जो इंटर और फाइनल आगे की जो पढ़ाई होगी, उन दोनों के पढ़ाई में क्या डिफरेंसेज है। आइए मैं आप लोग का मिथ तोड़ता हूं, और इस चैप्टर के एंड में एक सवाल पूछूंगा। जो बच्चा उस सवाल का जवाब सही दे दिया ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि आपकी जिंदगी में आज क्या होने वाला है। आइए मैं शुरुआत करता हूं चैप्टर को। आप ना अपने रजिस्टर पेन को अपने साथ रखेंगे। जब मैं बोलूंगा लिखना है तो आप मेरे साथ लिखेंगे, जब बोलता हूं कि लिखना बंद कर दो तो मेरे साथ लिखना बंद कर देंगे। अपना रजिस्टर पेन स्टार्ट कीजिए और बिल्कुल क्लासरूम में बैठे हो मेरे साथ, और उसी क्लासरूम में मैं आपके साथ शुरू करा रहा हूं। लिखिए मेरे साथ फाइनल अकाउंट, लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे फाइनल अकाउंट ऑफ कमर्शियल। आपके इंस्टीट्यूट ने इसको बोला है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल यानी कि प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग भी कह सकते हैं, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इससे परेशान मत होना, उन्होंने नाम को मॉडर्नाइज किया है, कॉन्सेप्ट हमारे बिल्कुल वही निकल के आएंगे, है ना? जितने भी आपके प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका जो फाइनल अकाउंट बनेगा बच्चे, वो किस तरीके से बनेगा, हम उनके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब एक बात ध्यान से मेरी बात सुनना, देखो, ये जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो कई तरीके के होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, पार्टनरशिप होते हैं, कंपनियां होती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर में हमें क्या सिखाया गया है जी, कि एक जो सोल प्रोप्राइटर होगा ना, एक एक ओनर, कल को आप सीएमए क्वालिफाई कर गए, एंड सीएमए क्वालिफाई करने के बाद आपने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, अकेला बिजनेस स्टार्ट किया। तो आप उस बिजनेस का जब अकाउंटिंग करोगे, अकाउंटिंग के बाद जो आपका अकाउंट्स का फाइनेंशियल होगा, यानी कि जो फाइनल अकाउंट बनाओगे, वो किस तरीके से बनेगा, उनके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। यानी कुछ बातें जो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होंगी, वो भी हम यहाँ पे आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए ना, फाइनल अकाउंट ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आपने लिख लिया ऊपर में हेडिंग के रूप में अपने रजिस्टर में। क्या इतना कॉपी हो चुका है? जल्दी मुझे बताइए, मैं आपको अब आगे लेके चलना चाहता हूँ।
क्या आपने ये लिख लिया आलोक एवरेज है बच्चे? तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बताएं क्लास के बाद पहले क्या। ये आपने कॉपी कर लिया? यस सर, हमने कॉपी कर लिया। तो मैं अब शुरू करता हूँ, अब आपके कॉन्सेप्ट में आऊंगा। बिल्कुल आपका फोकस मेरे ऊपर होगा, इस बोर्ड के ऊपर होगा, और दुनिया में सारी दिक्कतें जो आपके लाइफ में चल रही है, अब 1.5 घंटा जो अगला मेरे साथ गुजारोगे, उसमें उस सारी दिक्कतों को भूल जाएंगे आप, सब कुछ भूल जाएंगे। ये चैप्टर देखो कैसे आपके साथ चलेगा। पता है, याद कीजिए बचपन से जब हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनल अकाउंट का, तो होता क्या है कि आपने पहले लिखना बंद करेंगे जब बोलूंगा तो, आपने अपना सब्सिडरी बुक बनाया होगा, आपने जर्नल एंट्री पास किया होगा, आपने लेजर अकाउंट्स बनाए होंगे। लेजर के बाद फिर आपने क्या क्या होगा जी, ट्रायल बैलेंस बनाया होगा। और इस ट्रायल बैलेंस के बाद फिर हमारा क्या होता है, स्टार्ट होता है फाइनल अकाउंट। यानी कि फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस जो हमने प्रॉपर अकाउंटिंग आज तक किया उसके बाद हमारा शुरू होता है। तो उस फाइनल अकाउंट में हमें क्या बनाना पड़ता है, मेरे साथ स्टार्ट कीजिए लिखना, और बिल्कुल मेरे साथ कॉपी करेंगे आप। एक बनता है बच्चे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, स्टार्ट कीजिए। आप एक बनाएंगे यहाँ पे क्या जी, ट्रेडिंग अकाउंट। मैं इस ट्रेडिंग अकाउंट का आपको फॉर्मेट देना चाहता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट मेरे साथ बनाएंगे, मैं आपको बहुत इन डेप्थ इस चैप्टर में लेके जाना चाहता हूँ, ताकि एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे ना एग्जाम में, तो आपका आंसर रेडी रहे। मुझे बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत कहां से होती थी? टू ओपनिंग स्टॉक। याद है बच्चों? वो बचपन की बातें, छोटे छोटे प्यारे प्यारे सर हुआ करते थे, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया था। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल का स्टार्टिंग में हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, पहले हम वो लेते हैं। फिर आप यहां लिखते हैं परचेजेस, लिखेंगे मेरे साथ आप यहाँ पे, बिल्कुल क्लास का आप जैसे काम करते हो उसी तरीके से परचेज लिखेंगे। और अगर साल में कोई रिटर्न हुआ है, परचेज रिटर्न, तो उस रिटर्न को माइनस करके नेट परचेजेज के अमाउंट को हम क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं। मोटिव होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में वो सारे एक्सपेंसेस जो करंट ईयर में हुए हैं उनको दिखाना। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया। फिर यहाँ पे आप लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज, आप लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज फिर आप यहां लिखेंगे। एक काम करना, डायरेक्ट एक्सपेंसेज के नीचे ना थोड़ा सा जगह छोड़ना, मैं कुछ चीजें बाद में आपको लिखाऊंगा, लेकिन आप डायरेक्ट एक्सपेंसेज लिखेंगे कुछ और बाद में। इस साइड याद कीजिए, आप यहां लिखा करते थे सेल्स, यानी कि जो भी आपका ग्रॉस सेल्स हुआ करता था, पूरे एक साल में जितना भी आपने सेल्स की एंट्री की है, उसमें से अगर कस्टमर ने कुछ रिटर्न कर दिया, जिसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न, उस सेल्स रिटर्न को माइनस करके नेट सेल्स आपका यहाँ पे जाया करता था। और हाँ, जो ओपनिंग स्टॉक था, जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया था, इनमें से कुछ स्टॉक अगर बच गया तो उसको हम यहाँ लिखा करते थे क्या जी, क्लोजिंग स्टॉक। जो बच गया, जिसको इस साल हमने यूज नहीं किया, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे होता था, है ना। और फिर मेरे बच्चे आप याद कीजिए, आप इसको क्लोज किया करते थे। इसको क्लोज करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आया करता था, उसको हम बोला करते थे ग्रॉस प्रॉफिट। थोड़ा सा जगह यहाँ पे छोड़ना, कुछ चीजें बाद में लिखाऊंगा, एक लाइन जगह छोड़ना वहां पे, और फिर आप यहाँ बोला करते थे ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें कोई डाउट ना हो कि अगर बैलेंसिंग फिगर आपका डेबिट में आता था तो ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ये बैलेंसिंग क्रेडिट में आ जाए तो हम क्या बोला करते थे, ग्रॉस लॉस। यही होता था ना बच्चे, डेबिट में आपका ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट में आपका ग्रॉस लॉस। और फिर हम इसे क्या करते थे, यहाँ पे क्लोज करते थे। इसके बाद आप यहाँ पे हम बनाया करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद है वो बचपन की बातें? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया करते थे। और इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मैं आपको याद दिलाऊं, आपको सिखाया गया था कि देखो जी, जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ये जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया है, उस ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहाँ पे रिकॉर्ड कीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट को, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया उसको आप यहाँ रिकॉर्ड कीजिए। और इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बताऊंगा बच्चे। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, उसका भी क्लियर कट मैं आपको यहाँ पे नॉलेज दूंगा। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने ट्रेडिंग में लिखा, एंड प्रॉफिट लॉस में क्या लिखा आपने, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट। इसके बाद देखो, सेल्स अगर आपने किया है, गुड्स को आपने सेल किया है, तो सेल से जो हमारा रेवेन्यू हुआ उसको तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। लेकिन गुड्स के सेल के सिवाय किसी और भी तरीके से कोई रेवेन्यू होता है,
बिजनेस में, तो उसको हम प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं एज यहाँ पे अदर इनकम, अदर इनकम। कोई मुझे कोई एग्जांपल बता सकता है क्या आप में से कोई बच्चा? क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि अदर इनकम में कौन सा रेवेन्यू यहाँ पे आ सकता है, कौन सा इनकम आ सकता है? कोई मुझे बता सकता है? जरा मुझे बताइए। देखो ना, सेल्स तो यहाँ लिखा, सेल्स को छोड़ के बाकी रेवेन्यू कौन से होंगे? बहुत सारे होते हैं। हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें से रेंट रिसीव कर लिया, हमने कोई कमीशन रिसीव किया, हमने कोई डिविडेंड रिसीव किया, हमने कोई स्क्रैप बेच दिया, स्क्रैप बेच के कोई रेवेन्यू हो गया। तो फिर बच्चे सेल्स का रेवेन्यू यहाँ पे आएगा, सेल्स को छोड़ के बाकी सारे रेवेन्यू हम कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। फिर हम इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे, एंड क्लोज करने के बाद अगर आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो हम इसे क्या बोला करते थे? नेट प्रॉफिट। हम इसे बोलते थे नेट प्रॉफिट। एंड नो डाउट कि अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेट लॉस। क्योंकि फॉर्मेट दे रहा हूँ तो एक ही नाम लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि दूसरा अपोजिट साइड में क्या होगा? सेम नाम आपका, सेकेंड नाम, ठीक है ना? तो ये भी हमने दिखा दिया। और इसके बाद मेरे बच्चे हम लोग यहाँ पे बनाया करते थे बैलेंस शीट। हम यहाँ पे आपको बताया करते थे बैलेंस शीट, जो साल के एंड में बनता था। और आपको याद दिलाऊं मैं वो बचपन की बातें, जब आप ये बैलेंस शीट बनाया करते थे ना, तो आपको सिखाया गया था कि जितने भी हमारे एसेट्स होंगे साल के एंड में, उन सारे एसेट्स को यहाँ लिखना। साल के एंड में हमारा जो कैपिटल होएगा, कैपिटल आपका, उस कैपिटल को हम यहाँ पे लिखेंगे। और क्योंकि बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटर का, एक ही ओनर है, तो उस केस में ये जितना भी हम प्रॉफिट कमाते हैं ना, ये जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया, ये सारा का सारा प्रॉफिट हम क्या करते हैं जी? इस कैपिटल में लाकर हम ऐड कर देते हैं। तो ये जो प्रॉफिट था, हम उसको यहाँ पे कैपिटल में, क्योंकि है तो सारा प्रॉफिट ऑनर का ही ना, तो ऑनर के कैपिटल में ऐड कर देंगे, इसको बाहर लिखेंगे। और अगर कोई लायबिलिटीज भी बिजनेस में है, उन लायबिलिटीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। और फिर ये बैलेंस शीट हमारा यहाँ पे टैली कर जाता था। इतनी बातें मुझे विश्वास है आप में से हर एक बच्चा पढ़ाई किया है, हर एक बच्चा। जब हमने ये चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई है, हमने 11th क्लास पढ़ा, 12th क्लास पढ़ा, फाउंडेशन पढ़ा, ग्रेजुएशन पढ़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ, तो आखिर सीएमए इंटर में आकर दोबारा इस चैप्टर को पढ़ाने का क्या रीजन है? मेरे बच्चे थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं क्लास को मुझे आगे बढ़ाने दो। इंस्टीट्यूट किस इन डेप्थ नॉलेज की बात करना चाहता है, और कौन सा एग्जाम अभी क्वेश्चन में एक आया था जिसमें कि आपका जो क्वालिटी ऑफ स्टडी उसको चेक किया गया था, वो सारी बातें आपके साथ करूंगा। पहले मुझे विश्वास है कि आपने यहां तक की कॉपी कर ली होगी। एक बार कंफर्म कीजिए, क्या सारे बच्चे यहां तक की कॉपी कर चुके हैं? जल्दी मुझे बताएं। क्या आप में से हर एक बच्चा ये कॉपी कर चुका है यहां तक? जल्दी बताइए, क्योंकि अगर आपने कॉपी नहीं किया तो काम खराब होएगा, और मेरे साथ कॉपी करेंगे तो चैप्टर पे जबरदस्त मास्टरी आएगी। क्या आप कॉपी कर चुके हैं? यस सर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट में आप यहां लिखते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेज, और यहां लिखते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, आखिर वो कौन कौन से एक्सपेंसेज हैं जिनको कि हम बोलते हैं डायरेक्ट है, एंड कौन कौन से एक्सपेंसेज हैं जिनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट है? क्या आप में से कोई बच्चा है क्या जो यहाँ पे मुझे बता सकता है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का क्लियर कट जो आपका यहाँ पे डिस्टिंक्शन है वो कैसे किया गया है? कोई बता सकता है मुझे? कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं एंड कौन से एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होते हैं? क्या मुझे बता सकते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी से बताइए कि कौन से ऐसे खर्चे हैं जो पता है क्या है? मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने नाम कुछ रटे हुए हैं, ये डायरेक्ट होगा, ये इनडायरेक्ट होगा। वो बचपन की बातें थी, छोड़ दो, वो समय चला गया। अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें अभी अभी 1 डेढ़ साल के बाद कंपनी में जाना है, वहां पे कंपनी में काम करने हैं। और कंपनी में काम करने के टाइम पे या हमने खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वहां पे थोड़े हम नाम रट के काम कर सकते हैं। हमें क्लियर कट इन दोनों के बीच में पता होना चाहिए कि आखिर डायरेक्ट कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं कौन से। रिधि जैन गलत है मेरे बच्चे। आपका बहुत सारे बच्चे आंसर जो दे रहे हैं, मुझे वो गलत लग रहा है। थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं मजेदार तरीके से। आइए, मैं आपको एक क्लियर कट देना चाहता हूं डिस्टिंक्शन इन दोनों के बीच में, कि आज के बाद कोई भी दुनिया का इंसान आपसे पूछे ना कि बताओ जी वो खर्च ट्रेडिंग का है कि प्रॉफिट लॉस का, आसानी से आप जवाब देंगे। सुनिए, मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। इस डायग्राम को बनाने के लिए बच्चे मैं चाहूंगा कि ये जो जिस पेज पे आप लिख रहे थे ना, इस पेज को आपने फिल कर लिया होगा। तो आप क्या कीजिए, अब अगला पेज लीजिए, अगला पेज। और अगले पेज पे बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से मेरे साथ डायग्राम बनाइए। सुनिए वो डायग्राम क्या है, ये देखो। पता है, मैं अभी आपको एक ऐसे इमेजिनेशन के वर्ल्ड में लेके आना चाहता हूं जहां पे मैं बता रहा हूं कि आप सीएमए क्वालिफाई कर चुके हैं।
सीएमए क्वालिफाई करने के बाद आपने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपने उस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे लेकर आ चुके हो, बहुत बड़े लेवल पे। हाँ, मालिक अकेले हो आप, ओनर जो है वो अकेले, फुल प्रोवाइडर की हम बात कर रहे हैं। तो वो बिजनेस जो बहुत बड़े स्केल पे आप लेकर आ चुके हो, उस पूरे बिजनेस के अंदर में आखिर कहाँ पे कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं या हो सकते हैं, मैं थोड़ा सा ना आपके माइंड में पिक्चर बैठाना चाहता हूँ। ये देखो, क्या पता है, कोई भी बिजनेस जो शुरू करोगे ना, कोई भी बिजनेस जो शुरुआत होगा बच्चे, वो होगा अगर आप बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्शन में आप इन्वॉल्व हो, काम कर रहे हो। तो बिजनेस शुरू होगा पता कहां से? मार्केट से। मार्केट, मार्केट वो जगह है जहां से आप क्या परचेज कर रहे हो जी? रॉ मटेरियल। आप देखो ना, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं और बिजनेस कर रहा हूं गुड्स में, कोई गुड्स बना के मैं आगे बेच रहा हूं, तो उस गुड्स को बनाने के लिए आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे ना बच्चियों? बोलो ना हाँ। अरे अगर मान लो कि मैं अगर सपोज दैट रिमोट ही बनाता हूं और रिमोट को बना के बेचता हूं, ये मेरा बिजनेस है, तो रिमोट को बनाने के लिए हम क्या परचेज करेंगे? रॉ मटेरियल। आप मार्केट में गए रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, जब रॉ मटेरियल परचेज करने को हुआ तो आपको डर लगा कहीं खराब क्वालिटी का ना मिल जाए, कहीं गलत रेट पे ना मिल जाए। तो आपने एक बहुत अच्छे सज्जन इंसान को पकड़ा जिसको हम बोलते हैं एजेंट। आपने कहा, एजेंट भैया, एजेंट भैया, मुझे अच्छे से अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल कम से कम रेट में दिला दो। उस इंसान ने क्या किया? अच्छे से अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल कम से कम रेट में दिला दिया। लेकिन फ्री में थोड़े किया होगा, उसने आपसे कुछ कमीशन लिया होगा। पता है बच्चों, इस रॉ मटेरियल को परचेज करने के टाइम पे जो आप कमीशन पे करते हो ना, हम उसे कहते हैं कमीशन। हम उसे कहते हैं कमीशन ऑन परचेज। कमीशन ऑन परचेज, है ना? कमीशन ऑन परचेज आपका इसका नाम दिया जाता है ना। परचेज के टाइम पे कोई भी हम कमीशन पे करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज कमीशन ऑन परचेज आपका। ठीक है। हमने रॉ मटेरियल, याद रखना, रॉ मटेरियल, ये जो ओपनिंग स्टॉक है ना, ये ओपनिंग स्टॉक आपके रॉ मटेरियल का ही है। ये परचेजेज क्या है? ये रॉ मटेरियल का ही परचेज की बात की जा रही है। अब हम आगे परचेज करने के बाद उसके खर्चे। तो रॉ मटेरियल को परचेज करने में आपने कमीशन पे किया। अब ये जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, इसको मार्केट से पता कहां लेकर जाते हैं? फैक्ट्री में। फैक्ट्री मेरे बच्चे वो जगह है जहां पे आप गुड्स का प्रोडक्शन करते हो। इसमें कोई डाउट ना हो कि जब रॉ मटेरियल को मार्केट से परचेज करके फैक्ट्री में लेके जाओगे, तो ये डिस्टेंस में आपको भाड़ा पे करना पड़ सकता है। आप यहाँ पे कैरिज पे करते हो, कैरिज पे करते हो, आप यहाँ पे फ्रेट पे करते हो, कुछ भी कई सारे नाम होते हैं। कैरिज हो गया, फ्रेट हो गया। हाँ, जब भी मार्केट से रॉ मटेरियल को परचेज करके जो फैक्ट्री में लेकर आओगे और यहाँ पे कैरिज या फ्रेट कुछ भी भाड़ा पे करोगे, उस भाड़े को हम क्या बोलते हैं जी? इनवर्ड। हम क्या बोलते हैं बच्चे? इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब होता है फैक्ट्री में लाने तक का हमने क्या किया? यहाँ पे भाड़ा पे किया। इसको बोलते हैं हम का इनवर्ड। इनवर्ड। ठीक है। इसके बाद आगे की बात सुनिए, आगे की बात सुनिए। अब देखो, जब ये रॉ मटेरियल आपका फैक्ट्री में आ जाता है ना, तो फैक्ट्री में हजारों खर्च होते हैं। फैक्ट्री का आप यहाँ पे रेंट पे करते हैं। कुछ आप भी नाम बताओ ना, मैं सुनना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को रटे, मैं चाहता हूं कि आप समझे इस बात को। आप मुझे बताओ कि मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज किया, हमने भाड़ा पे किया, फैक्ट्री में आ गया। अब फैक्ट्री में कौन कौन से खर्चे होते हैं? फैक्ट्री में कौन से खर्च होते हैं? फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री का आपका इंश्योरेंस, है ना, कहीं आग ना लग जाए तो इंश्योरेंस कराते हैं। फैक्ट्री के अंदर में वर्कर्स काम करते हैं जिनको हम क्या पे करते हैं जी? वेजेस पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं। फैक्ट्री में जो मशीन होते बच्चे, उन मशीन की हीटिंग होती है। और आपको शायद नहीं पता कि मशीन की हीटिंग, प्रोडक्शन के टाइम पे हीटिंग करना होता है, उनको हीट जनरेट करना होता है। तो हीटिंग के में जो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो ना, उस इलेक्ट्रिसिटी को अकाउंटिंग टर्म्स में कहते हैं हीटिंग। हीटिंग आपका चार्जेज, हीटिंग एक्सपेंसेज, हीटिंग चार्जेज कहा जाता है आपका, है ना, हीटिंग। तो मशीन को हीट करने में आपका लगा। फिर देखो, फैक्ट्री के अंदर में आपका बहुत सारे खर्चे। फैक्ट्री के अंदर में पता है, हम सैलरी भी पे करते हैं। फैक्ट्री के अंदर भी सैलरी पे करते हैं। सिर्फ फैक्ट्री में सैलरी? हाँ मेरे बच्चे, फैक्ट्री का जो मैनेजर है, फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, फैक्ट्री का सुपरिटेंडेंट है, फैक्ट्री में फोरमैन काम करते हैं जो वर्कर्स को कंट्रोल करते हैं, उन सबको हम क्या पे करते हैं? सैलरी। वर्कर्स को आप पे करते हो वेजेज, बाकी सबको क्या पे करते हो? सैलरी पे करते हो। हजारों खर्चे यहाँ पे हो सकते हैं, मैं कितने नाम बताऊं। लेकिन देखो, ये जो मार्केट से आप फैक्ट्री में गुड्स लेकर आए और ये सारे खर्चे करने के बाद अब जो गुड्स है ना आपका बन के तैयार हो गया। जब ये गुड्स बन के तैयार हो जाते हैं ना, तो इसको फैक्ट्री से हम कहा लेके चले जाते हैं? गोडाउन के अंदर में।
गोडाउन। गोडाउन वो जगह है मेरे बच्चे जहां पे हम गुड्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब देखो ना, जब फैक्ट्री से गुड्स गोडाउन में लेके जाओगे तो यहाँ भी भाड़ा पे करना होगा। गुड्स कोई भी अगर आप कहीं लेके जाओगे तो आपको भाड़ा पे करना होगा ना। तो ये जो हमने यहाँ पे कैरिज पे किया ना, यहाँ जो हमने कैरिज पे किया या कह दो कि आप फ्रेट पे किए, कोई भी नाम, इस कैरिज फ्रेट को हम पता है क्या बोलते हैं, वी से आउटवर्ड। आउटवर्ड, ये सारे वर्ड्स जो दिए गए हैं जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, फैक्ट्री में लाने तक का भाड़ा इनवर्ड कहेंगे, फैक्ट्री से बाहर निकालने का कैरिज हो, फ्रेट हो, कुछ भी हो, हम बोलेंगे आउटवर्ड, उसको आउटवर्ड कहते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे फैक्ट्री के भी हजारों खर्चे हैं। कोई मुझे बताएगा, सॉरी गोडाउन के, हम गोडाउन का भी रेंट पे करते हैं, गोडाउन का भी इंश्योरेंस पे करते हैं, गोडाउन का भी इंश्योरेंस पे करता है। गोडाउन के अंदर भी आपके एम्प्लॉय काम करते हैं जिनको कि हम सैलरी पे करते हैं। गोडाउन के अंदर भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बहुत सारे खर्चे गोडाउन के अंदर भी होते हैं। इसके बाद गोडाउन से गुड्स को हम निकाल के कहाँ लेके जाते हैं जी, शोरूम के अंदर। शोरूम, शोरूम वो जगह है मेरे बच्चे जहां से गुड्स को हम सेल करते हैं, जहां से हम सेल करने का काम करते हैं। यहाँ भी बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। शोरूम का भी आप रेंट पे करते हो, शोरूम का भी इंश्योरेंस पे करते हो। लिखो ना, आप कुछ नाम लिखो, हजारों नाम होते हैं। शोरूम के अंदर भी इंप्लॉय काम करते हैं जिनको कि हम सैलरी पे करते हैं। शोरूम के अंदर में गुड्स को सेल करने पे अगर कुछ हम कमीशन दे रहे हैं किसी को तो हम बोलते हैं उसको कमीशन ऑन सेल्स। क्या बोलते हैं, कमीशन ऑन सेल्स बोलते हैं, आपका कमीशन सेल्स। शोरूम के अंदर में हम आपका एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं, एडीवी शॉर्ट में लिख दिया, एडवर्टीजमेंट पे खर्च होता है। शोरूम में जब गुड्स को हम बेचते हैं तो बेचने पे हमें कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देना पड़ता है, वो सारे खर्चे शोरूम में हो रहे हैं। गुड्स को बेचते समय कुछ बैड डेट्स हो गया बच्चे, कुछ पैसे डूब गए, है ना, होता ना, कस्टमर लेके भाग जाते, बदमाश नहीं पे करते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेस में खर्चे हैं जो कि आपके शोरूम से जुड़े हुए हैं, है ना। और मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, मैं आपको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन मान रहा हूं। ये जो फैक्ट्री होता है, ये जो गोडाउन होता है एंड ये जो शोरूम होता है, इन सबको मैनेज करने के लिए आप पता है क्या स्टार्ट करोगे, एक ऑफिस आपके पास होगा। एक ऑफिस जहां से बैठ के हम क्या करते हैं, आगे बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। इस ऑफिस के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, इनका भी हम रेंट पे करते हैं, इनका भी इंश्योरेंस पे करते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंज्यूम होती है। यहाँ पर भी आपके क्या होंगे जी, वो टेलीफोन बिल आएंगे, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, बहुत सारे बिल आपके निकल के आते हैं। ऑफिस के अंदर में आपका यहाँ पे मैं कितने नाम बताऊं, मतलब कि यहाँ भी इंप्लॉय काम करते हैं जिनको कि हम सैलरी पे करते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे खर्चे। नाम याद रखना खर्चों का इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन बच्चे ये बात की श्योरिटी है कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस बिजनेस में होंगे ना, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, वो कंफर्म्ड है कि इसी के बीच में कहीं ना कहीं खर्च होंगे। आप इस बात से एग्री कर रहे हो ना कि अगर मान लो एक बड़े स्केल पे मैं बिजनेस कर रहा हूं, बहुत बड़ा स्केल मेरा है या छोटा स्केल है, कितना भी हो, लेकिन बिजनेस में जो एक्सपेंसेज होंगे जिनको हम ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में दिखाने वाले हैं, वो खर्चे इन्हीं में से तो कहीं पे होंगे बच्चे। इसके बाद और पहले तो कोई खर्च होता नहीं बिजनेस के अंदर में। आप इस बात को मान रहे हो ना। हाँ बच्चे, सारे सारे खर्चे। श्वेता, ओवरहेड एक्सपेंस बच्चे ये कॉस्टिंग का वर्ड है। ओवरहेड में, ओवरहेड का मतलब एक्सपेंस ही होता है, तो अभी कॉस्टिंग के वर्ड पे नहीं जाते हैं। लेट्स कम टू द अकाउंटिंग वर्ड्स आपका, ठीक है ना, जो अकाउंट्स में यूज किए जाते हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, आप किसी को बताना नहीं। पता है, ये जो मार्केट से आपने जो रॉ मटेरियल परचेज किया ना बच्चे, मार्केट से जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया और आपने फैक्ट्री में गुड्स को बना के तैयार कर दिया, ये देखो आप यहाँ पे मैंने किसको घेरे में डाला हुआ है। मार्केट से आपने परचेज किया रॉ मटेरियल और आपने फैक्ट्री में गुड्स को बना के तैयार कर दिया, फिनिश कर दिया। पता है, इनके बीच में जितने सारे एक्सपेंसेज होते हैं ना, इन्हीं एक्सपेंसेज को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। रटना भूल जाओ, नहीं रटना हमने। इंस्टीट्यूट इतने मतलब मस्त मस्त क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू में पूछता है, वही बच्चा जवाब दे पाएगा जो सचमुच में कॉन्सेप्ट पे काम किया है। तो हमने कहा कि आज से भूल रटना बंद हो गया। मार्केट से रॉ मटेरियल को परचेज करना और फैक्ट्री में गुड्स को बना के तैयार कर दिया, इसके बीच में जितने सारे एक्सपेंसेज होंगे वो सारे को क्या बोलेंगे जी, हम डायरेक्ट बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे। और इसके बाद मेरे बच्चे ये देखो, फैक्ट्री के बाद मैंने इसको लेना शुरू किया। फैक्ट्री के बाद और आगे जितने भी एक्सपेंसेज आपके होते हैं, चाहे वो फैक्ट्री से गुड्स निकालने के हो जाए, कैरिज आउटवर्ड,
फ्रेट आउटवर्ड, चाहे वो गोडाउन के खर्चे हो जाए, चाहे शोरूम के, चाहे ऑफिस के, ये सारे खर्चे हम क्या बोलेंगे जी? आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका। तो आप देखो कितना क्लियर कट यहाँ पे डिस्टिंक्शन है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर में आप बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं कि डायरेक्ट मतलब इसके बीच का खर्च, और फैक्ट्री के बाद चाहे वो गोडाउन का खर्च हो जाए, ऑफिस का खर्च हो जाए, शोरूम का हो जाए, वेयर हाउस का हो जाए, दे ऑल आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट। यहां तक बातें क्लियर है? जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बताइए। यहां तक बातें क्लियर है बच्चे? जल्दी बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि क्या यहां तक बातें क्लियर है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं? अरे जल्दी बताओ ना बदमाश, क्लियर है यहाँ पे आपका? यस सर, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा, फटाफट मुझे बिना वेट किए बगैर आप फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देना शुरू करेंगे। मेरा सवाल सुनेंगे और जवाब आपको आंसर क्या देना है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, ठीक है ना? सुनिए, मुझे बताओ कि रेंट ऑफ फैक्ट्री क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? जल्दी बताइए, रेंट ऑफ फैक्ट्री क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? रेंट ऑफ फैक्ट्री क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? अब बस डी या आई लिखो ना, उसमें भी चल जाएगा मेरा काम। डी मतलब डायरेक्ट, आई मतलब इनडायरेक्ट। यस, रेंट ऑफ फैक्ट्री अगर एग्जाम में आ जाए तो हम बोलेंगे डायरेक्ट है ना? आप बोलोगे सर रेंट तो हम प्रॉफिट लॉस में दिखाते थे, भूल जाओ बचपन की बातें। रेंट ऑफ फैक्ट्री तो हम क्या बोलेंगे? अच्छा, मुझे बताओ रेंट ऑफ गोडाउन क्या है? जल्दी बताइए, डी या आई लिखना आपको। रेंट ऑफ गोडाउन क्या है? रेंट ऑफ गोडाउन क्या है सर? रेंट ऑफ गोडाउन आपका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ शोरूम का इंश्योरेंस क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। आप मुझे बताइए ऑफिस का रेंट क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, फैक्ट्री के अंदर में जो इंप्लॉय काम कर रहे हैं उनको जो सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर क्या होगा? तो आप बोलेंगे डायरेक्ट आपका हो गया, डायरेक्ट। आप मुझे बताओ गोडाउन मैनेजर का जो आपका सैलरी है वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। मुझे विश्वास है आप में से हर एक बच्चा बहुत आसानी से अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्लासिफिकेशन कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है, यहाँ पे कोई डाउट का मतलब नहीं बनता। हाँ, अगर आपके दिमाग में ई फॉर आ रहा, अभी छोड़ दो, आप अभी हूं ना जिंदा। आपके ई फॉर का आंसर देने के लिए भी पूरी क्लास बची हुई है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि जितनी बातें यहाँ पे दिख रही हैं उनके मुताबिक बहुत आसानी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यस, अब मेरा सवाल सुनेंगे और देखता हूं कि कौन बच्चा पहले जवाब देता है। देखता हूं कि पहले कौन बच्चा जवाब देता है। सवाल ध्यान से सुनेंगे और जवाब मैं देखना शुरू करता हूं। मुझे बताओ, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं उनको हम कहां दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट लॉस में? जल्दी से आंसर दीजिए। मेरे सवाल भी सुनते चलना। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं उन डायरेक्ट एक्सपेंसेज को कहां दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में? जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं उनको कहां दिखाते हैं? मैं देख रहा हूं, एक एक बच्चे का आंसर देख रहा हूं। जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं उसको हम कहां दिखाते हैं? तो मेरे बच्चे, आप में से जितने बच्चों ने जवाब दिया ना, वो सारे बच्चे गलत है। माफ कीजिए, लेकिन आप में से जितने सारे एसआरजी टेक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अभी आगे कॉन्सेप्ट बच्चे, अभी उसको लिंक नहीं कीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे आपका। जितने भी बच्चों ने अभी जवाब दिया आपका, वो सभी गलत है, सभी गलत है, सभी गलत है। पता है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में आने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट में आने के लिए एक्सपेंसेज का सिर्फ डायरेक्ट होना ही जरूरी नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, इनको फिर से हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो खर्चे डायरेक्ट होते हैं, अगेन दे आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है आपका क्या जी, नॉर्मल नेचर के एक्सपेंसेस। नॉर्मल नेचर के, बहुत ध्यान से बातें सुनेंगे, मजा आएगा आपको इस चैप्टर में। और जितना मजा इस चैप्टर में आपको आएगा ना, उतना ही मजा आपको एनपीओ में आएगा, उतना ही मजा आपको सिंगल एंट्री सिस्टम में आएगा, क्योंकि सारे चैप्टर्स इन्हीं चैप्टर से आपका लिंक्ड है ना? तो ध्यान देंगे आप। तो जितने भी एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं उनको अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो नॉर्मल नेचर के एक्सपेंसेस और एक होते हैं आपका एबनॉर्मल नेचर के। एबनॉर्मल नेचर के, तो कुछ खर्चे आपका डायरेक्ट नॉर्मल नेचर के होते हैं, कुछ एबनॉर्मल के। सर कौन से खर्चे नॉर्मल नेचर के होते हैं? ध्यान से सुनिए। नॉर्मल नेचर का मतलब होता है बच्चे, वो एक्सपेंसेस जो हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में एक्सपेक्ट करेगा कि हाँ होगा ही होगा, वो कंफर्म्ड होना है। मैं बिजनेस करूं तो भी होगा, आप बिजनेस करो तो भी होगा। तो मेरे बच्चे, किसी भी बिजनेस के अंदर में अगर इसके बीच में खर्चे होते हैं और
नॉर्मल नेचर के। सर कुछ एग्जांपल बताओ ना नॉर्मल नेचर के खर्चे। मैं दिखा रहा हूँ ना, कमीशन पे करना नॉर्मल है, ये तो ऑब्वियस बात है। ये जो कैरिज भाड़ा पे करना नॉर्मल है, यहाँ पे रेंट पे करना, इंश्योरेंस, सारे नॉर्मल खर्चे हैं, सारे नॉर्मल है। तो सर फिर एबनॉर्मल क्या होता है? फिर तो आपने बेवकूफ बनाया। नहीं मेरे बच्चे, मैंने बेवकूफ नहीं बनाया। पता है कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो खर्च इसके बीच में होगा, लेकिन कोई नहीं चाहता कि वो हमारे बिजनेस में हो, कोई नहीं चाहता, एबनॉर्मल है। हम चाहते नहीं बट हो जाता है बदमाशों। जैसे कि मैं बताऊं आपको, ध्यान से सुनना, ये देखो, फैक्ट्री में वेजेस पे करना, फैक्ट्री में वेजेस पे करना नॉर्मल है, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। लेकिन पता है क्या हुआ? फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गया, और स्ट्राइक के टाइम पे आपने क्या किया? वेजेस पे करना पड़ा मजदूर को। होता ना, स्ट्राइक हो गया फिर भी हमें पे करना पड़ रहा है। तो मेरे बच्चे आप मुझे बताओ कि फैक्ट्री में जो स्ट्राइक हो गया, हड़ताल हो गया, क्या कोई बिजनेसमैन एक्सपेक्ट करता है क्या, क्या चाहता है क्या कि मेरे बिजनेस में स्ट्राइक हो? क्या आप चाहोगे क्या? कोई नहीं चाहेगा। तो मेरे बच्चे जो हम नहीं चाहते फिर भी हो जाता है, भले ही इनके बीच में हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल। एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा वेजेज, वेजेज पेड, वेजेज पेड ड्यूरिंग स्ट्राइक। हमने क्या बोला? ड्यूरिंग स्ट्राइक। स्ट्राइक के टाइम पे आप जो यहाँ पे वेजेज पे करते हो उसको हम क्या बोलते हैं जी? वो एबनॉर्मल नेचर के खर्चे हैं, एबनॉर्मल नेचर के। सुनो ना, मैं आगे बात करता हूँ। मार्केट से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया। रॉ मटेरियल परचेज करना, बिजनेस करेंगे तो हमें करना ही पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो रॉ मटेरियल को हमने परचेज दिखा, ट्रेडिंग में बहुत अच्छा लगा। लेकिन पता है जिन रॉ मटेरियल्स को हमने परचेज किया था, उनमें से कुछ गुड्स लॉस्ट हो गए ड्यू टू फायर। आग लगी हमारे फैक्ट्री में एंड कुछ गुड्स लॉस्ट हो गए, या फिर चोरी हो गया हमारे आपका फैक्ट्री में एंड कुछ गुड्स लॉस्ट हो गए। तो मेरे बच्चे, आग लगना, चोरी होना और उनसे इनमें से कुछ गुड्स लॉस्ट हो जाना, वो जो लॉस हुआ ना, वो हम चाहते नहीं थे बट हो गया। कोई नहीं चाहता, वो सारे एबनॉर्मल खर्चे होते हैं। तो मैं दूसरा एग्जांपल आपको यहां दूंगा कि गुड्स, लिखिए यहां पे गुड्स लॉस्ट, लॉस्ट ड्यू टू फायर, ड्यू टू फायर। फायर कह दे, आपका फ्लड कह दे, कोई भी नेचुरल कैलामिटी कह दे, वो सारे खर्चे क्या होते हैं? एबनॉर्मल होते हैं। और एक बात बोलूं मैं बच्चे, दिल की बात कहता हूं, अगर आज के बाद कोई पूछे ना कि मुझे बताओ कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, तो आप उनको बताना कि जो भी एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट के साथ साथ अगर वो नॉर्मल नेचर के खर्चे हैं, नॉर्मल नेचर के, तभी उन खर्चों को हम कहां दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। आप मेरी बातें सुन रहे हो ना, मैं क्या बता रहा हूं? एक्सपेंसेस अगर फैक्ट्री तक है तो वो डायरेक्ट तो कहे जाएंगे, लेकिन वो सारे डायरेक्ट खर्चे आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओगे, ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग अकाउंट में आने के लिए मेरे बच्चे, डायरेक्ट के साथ साथ और क्या हमें चाहिए जी? नॉर्मल नेचर के। नॉर्मल कोई बोले, बहुत आसानी से कोई भी बता सकता है यार, बिजनेस को ऑपरेशन में जो खर्चे होते ही है ना, जो सभी करते हैं, सभी के साथ बिजनेस में होता है, उनको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना? क्या बातें आपके दिमाग में ठीक से बैठ रही हैं कि नहीं बैठ रही है? जल्दी बताइए। तो जो डायरेक्ट है एंड नॉर्मल है, वही कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। आज के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाता है, बोलना बंद कर देना। बोलना कि संतोष सर ने कहा है डायरेक्ट हो, और ब्रैकेट में लिखे यहाँ पे क्या जी? नॉर्मल नेचर का। जगह छुड़वाया था ना मैंने, लिखे यहाँ पे नॉर्मल नेचर का। सर इतना इन डेप्थ थोड़े कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इतना इन डेप्थ थोड़े ही आएगा। आया है आज से 3 अटेम्प्ट पहले, जो इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू पूछा था, उस एमसीक्यू में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि बताओ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट? पहला ऑप्शन था आपका डायरेक्ट एंड नॉर्मल, दूसरा डायरेक्ट एंड एबनॉर्मल, तीसरा डायरेक्ट नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, मतलब दोनों की बात कर रहे हैं, चौथा नन ऑफ द अबव। मैक्सिमम बच्चों ने क्या देखा? डायरेक्ट, और तीसरे में टिक मार्क किया। लेकिन मेरे बच्चे आंसर क्या था? पहला वाला, डायरेक्ट होने चाहिए एंड नॉर्मल नेचर के खर्च होगा। जब वो नॉर्मल नेचर का होगा तभी आप उसको ट्रेडिंग में दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे। और शायद आपको कुछ पहले की बात अगर याद आ रही तो अच्छी बात है, और अगर याद नहीं आ रही तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा प्रत्यक्ष कि हाँ, जो एबनॉर्मल, आग लगने से गुड्स लॉस्ट हो गया, चोरी होने से गुड्स लॉस्ट हो गया, वेजेस पे किया स्ट्राइक के टाइम पे, सैलरी पे किया स्ट्राइक के टाइम पे, इन सारे खर्चों को हम कहां दिखा रहे हैं? प्रॉफिट लॉस में। चाहे वो डायरेक्ट ही क्यों ना, बट प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, जो खर्चे इनडायरेक्ट है,
इनके बीच का, वो नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, वो सारे खर्चे कहाँ जाते हैं जी? ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएंगे। इनडायरेक्ट में कोई झगड़ा ही नहीं है, वो सारे खर्चे प्रॉफिट में। डायरेक्ट के लिए इस बात को ध्यान रखना जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप, मुझे विश्वास है कि आपने इस डायग्राम की प्रॉपर तरीके से कॉपी कर ली होगी। मुझे बताइए, कॉपी हो चुका है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, यहां तक आपका कॉपी हो चुका है डायग्राम का? कॉपी हो चुका बच्चे? कॉपी हो चुका है? यस, यस। अगर किसी बच्चे ने कॉपी नहीं किया है तो एक तो बदमाश है आप, क्योंकि कॉपी आपको साथ साथ करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर साथ साथ क्यों करेंगे, आपने बना दिया, आप किनारे हो जाओ, मैं खुद लिख दूंगा। मेरे बच्चे, वो बचपन में ठीक लगता था। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, इंटर में हो, फिर फाइनल में आओगे, फिर सीएमए बनोगे, और एक साल आपको एक साथ 10-10 काम मिलेंगे करने के लिए। तो हाथ, दिमाग और माइंड, पता नहीं क्या क्या सब कुछ साथ साथ चलते रहना चाहिए, आपको मजा आएगा। ठीक है ना नेहा? रिप्लाई करूंगा बच्चे, थोड़ा सा समय दीजिए, अभी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ। आपका वो कमेंट का रिप्लाई करूंगा तो कॉन्सेप्ट खराब हो जाएंगे, एंड कॉन्सेप्ट करूंगा तो फिर आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे इसको ज्यादा तवज्जो अभी देनी है। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। पहले यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ तक कोई डाउट आपको? नहीं सर, यहाँ तक कोई डाउट बच्चे? यहाँ तक कोई डाउट आपको? वे डू यू शो एबनॉर्मल एक्सपेंस? बता दिया भारत। एबनॉर्मल खर्चे तो हमेशा आपका प्रॉफिट लॉस में ही जाएंगे। जब इधर वाले खर्चे हैं वो भी, अच्छा मैंने लिखा नहीं क्या, ओ ये लिखना भूल गया, सॉरी, ये भी आपके खर्चे कहाँ जा रहे हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। नॉर्मल खर्चे ट्रेडिंग में, ये जो एबनॉर्मल खर्चे वो कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट लॉस में। और जो इनडायरेक्ट है वो तो प्रॉफिट लॉस में जाते ही जाते हैं। ये हो गया बच्चे? अरे जल्दी बताओ ना बदमाश, हो गया ये? आप जल्दी बताइए, बातें हो चुकी हैं आपके? एबनॉर्मल खर्चे प्रॉफिट लॉस में, इनडायरेक्ट सारे प्रॉफिट लॉस में, यहां तक हो चुका है ये सर। हाँ, एसआरजी टेक, अरे बदमाश पहले यहाँ मजा लो ना, मैं आपको बहुत मस्ती देने वाला हूँ। ये कॉन्सेप्ट अगर आज स्ट्रोक हो गया तो आपके पास पता नहीं क्या क्या चीजें होने वाली है आपके लाइफ के अंदर में। आप प्लीज यहाँ तो कॉपी कर लीजिए सर। बट गुड्स लॉस्ट वेट फायर ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं ना रिद्धि जैन? नहीं मेरे बच्चे, कभी आप नहीं शो करते थे, कभी शो नहीं करते थे। और कैसे प्रॉफिट लॉस में शो करते थे, मुझे थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। आज बताऊंगा तो कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। अभी बहुत सारी बातें आपके साथ मुझे करनी है। देखो ना क्या क्या मस्त मस्त चीजें, पहले आप यहाँ तो कॉपी कर लीजिए, ठीक है? अब मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं कि ये डायग्राम आपके पास है, और आप कोई भी सवाल अगर मैं आप पूछूंगा तो बहुत आसानी से जवाब देना शुरू कर देंगे आप, बहुत आसानी से। ये देखिए वो सवाल क्या है, लिखिए, लिखेंगे आप यहाँ पे, हेडिंग डालेंगे, नया पेज ले लो ना, नया पेज, नया पेज ले लीजिए, कोई बात नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ, लिखिए यहाँ पे, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स, ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स हेडिंग डालिए, और मेरे साथ फटाफट आप बताना शुरू करेंगे। अब अगर मान लो कोई पूछ दे कि बताओ रेंट ऑफ फैक्ट्री कहां जाएगा, जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे और सामने लिखेंगे भी। एग्जाम में आ जाए आपके ट्रायल बैलेंस में, रेंट ऑफ फैक्ट्री तो कहां जाएगा? जल्दी बताइए, रेंट ऑफ फैक्ट्री कहां जाएगा? सर फैक्ट्री है ना, तो आपने कहा तो था, ये देखो ना आपका उस डायग्राम है, यहां तक के सारे खर्चे क्या बोलेंगे जी? आपका डायरेक्ट। और जो मतलब कि अजीब से खर्चे छोड़ दो, बाकी सारे क्या नॉर्मल होंगे, तो कहां जाएंगे? ट्रेडिंग में। तो लिखिए ना, ये रेंट ऑफ फैक्ट्री कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट में, समझ गया मैं। मुझे बताओ अगर एग्जाम में आ जाए रेंट ऑफ गोडाउन, अगर एग्जाम में आ जाए रेंट ऑफ गोडाउन, तो ये कहां जाएगा बच्चे? अरे जल्दी बताओ, रेंट ऑफ गोडाउन कहां जाएगा? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट ऑफ गोडाउन कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कूल, ये ट्रेडिंग में, प्रॉफिट लॉस में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ एग्जाम में रेंट आ जाए तो कहां जाएगा? हाँ जी, जल्दी बताओ प्रेम, प्रेम आनंद, जल्दी बताओ। एग्जाम में आपको बोलता है रेंट ऑफ फैक्ट्री, वो क्लियर कट कहता है कि कहाँ का रेंट है, कोई टेंशन नहीं है। ट्रेडिंग में गया, रेंट ऑफ गोडाउन कह देगा, ऑफिस कह देगा, शोरूम कह देगा, मान लिया प्रॉफिट लॉस में। एग्जाम में कह दे सिर्फ रेंट, तो कहाँ जाएगा और क्यों? मुझे जल्दी बताइए, कहाँ और क्यों? जल्दी बताइए, कहां और क्यों? जल्दी बताइए, रेंट कहां और क्यों? जल्दी। सिर्फ कहां से काम नहीं चलेगा, क्यों वो भी बताना पड़ेगा। और ठहरो ना, छोड़ो, मैं अब इसको ब्लैंक छोड़ देता हूं, इसको बाद में देख लेंगे क्या होगा। मुझे अगले सवाल का जवाब दो, थोड़ा सा रख दो, मैं अभी इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। मान लो एग्जाम में कहता है कि आपका सैलरी, सैलरी ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री मैनेजर,
मुझे बताइए, एग्जाम में कह दिया कि सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, ये कहां जाएगा? जल्दी बताइए, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर ये कहां जाएगा? सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, आपका सर फैक्ट्री को मैनेज करना है ना, तो फैक्ट्री तक के सारे खर्चे कहां जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो नो डाउट कि हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। लेकिन कहता है कि सैलरी सैलरी ऑफ आपका, मान लो कहता है कि शोरूम मैनेजर, शोरूम मैनेजर। आज से 4 अटेम्प्ट पहले का एक क्वेश्चन देखना एग्जाम में, जो 14 मार्क्स का आपका आया था, और बिल्कुल एग्जैक्टली सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर कर रहा था, वो ट्रेडिंग में गया। सैलरी ऑफ शोरूम मैनेजर कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस में। लेकिन एग्जाम में आ गया सिर्फ सैलरी, तो कहां जाएगा और क्यों? अगेन मेरा एक सवाल है, और यहाँ पे फिर से आप साइलेंट रहो मेरे बच्चे, क्योंकि कशिश बदमाश कहता है कि ऑफिस में बिकॉज कुछ भी क्लियर नहीं है। अच्छा, कुछ भी क्लियर नहीं होगा तो हम प्रॉफिट लॉस में डाल देंगे बदमाश, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं तो हम प्रॉफिट लॉस में डालेंगे। कशिश, अगला सवाल आपसे है, छोड़ो इन दो को, तीसरे पे आओ। मैं कहता हूं वेजेस, वेजेस ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। मुझे बताओ, फैक्ट्री वर्कर्स को आप यहाँ पे वेजेस पे कर रहे हो, कहां जाएगा? फैक्ट्री वर्कर्स को वेजेस पे कर रहे हैं बिना किसी डाउट के ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कहते हैं कि वेजेस, वेजेस ऑफ ऑफिस प्यून, ऑफिस का जो प्यून है उसको आप वेजेस पे कर रहे हो, ये कहा जाएगा? प्रॉफिट लॉस में। ऑफिस का जहां पे खर्चे हो रहे हैं वो मैटर करता है। तो वेजेस ये मत सोचना कि सिर्फ फैक्ट्री में पे करते हैं, सब जगह पे करते हैं। ऑफिस में भी आपके प्यून काम करते हैं जिनको कि हम वेजेस पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं। बट एग्जाम में अगर कह दे सिर्फ वेजेस, तो बताओ कशिश, ये वेजेस कहां जाएगा बच्चे? बताओ जरा, अगर सिर्फ वेजेस कह दो तो कहां जाएगा? कहां चला गया बदमाश? जल्दी बताओ, सिर्फ वेजेस कह दो तो कहां चला जाएगा? सिर्फ वेजेस पे टू वर्कर्स नॉट ऑफिस। अरे बदमाश, वेजेस आपका ऑफिस में भी पे करते हैं, आप शायद भूल गए, आप छोटे बच्चे हैं, अभी बड़े होइए अब। ऑफिस पियून को जब हम आपका पे करते हैं अमाउंट, तो आपका जो अकाउंटिंग होता है वो सैलरी नाम से नहीं होता, वेजेस नाम से होता है। सुन लेना जो बोल रहा हूं मैं आपका, सुनेंगे। अगर सिर्फ वेजेस तो कहा, हम फिर से साइलेंट हो गए। पता है मैं क्या बोलना चाहता हूं? ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। हमारा इंस्टीट्यूट ही नहीं, 11वीं क्लास ऑनवर्ड हमारा जो अकाउंट्स है, इनका जब क्लासिफिकेशन करना होता है और नाम यहाँ पे मिसिंग है, तो एक एक अच्छी बात कहता है कि यार इसके बेसिस पे क्लासिफाई कीजिए, अगर मैं जगह नहीं बताता हूं तो। वो क्या बेसिस है, उसके पहले एक नाम और लिखना चाहता हूं बच्चे, एक नाम और। एग्जाम में कह दे कैरिज, कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड। अब आप समझ चुके हैं, इनवर्ड मतलब फैक्ट्री में लाने तक का भाड़ा, ये कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ये कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ये हम समझ गए आपका। अगर वो कहता है कि कैरीज आउटवर्ड, अगर वो कहता है कैरीज आउटवर्ड, तो आउटवर्ड मैंने दिखाया था फैक्ट्री से जब हम बाहर लेके जाते हैं तब हम पे करते हैं, यानी कि प्रॉफिट लॉस में। एग्जाम में सिर्फ कह दे आपका कैरीज, सिर्फ कह दे कैरीज, तो फिर कहां जाएगा? सिर्फ कह दे कैरीज तो फिर कहां जाएगा? ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा खासा सवाल है। पता है, मैं 1 2 3 4 और ऐसे हजारों नाम को मैं अलग अलग आपको नहीं समझाना चाहता। बहुत सिंपल शब्दों में मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि जवाब आप खुद देना शुरू कर दें, मुझे बताने की नौबत ना आए। आइए बताता हूं क्या चीज है, ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पे फील आप करना खुद शुरू करेंगे। मेरा कॉन्सेप्ट सुन लीजिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। पता है, वो कहता है कि देखो, जब एग्जामिनर कह दे, कहां चला गया वो आपका नाम, कहां चला गया? यहाँ पे, यहाँ थे ना हम लोग। हमारा हमारा इंस्टीट्यूट ही नहीं, पूरे अकाउंटेंसी कहता है कि भैया अगर मैंने आपको कह दिया कि आपका रेंट किसका है? फैक्ट्री का, तो हमने फैक्ट्री को वेट दिया कि भैया फैक्ट्री का है, तो फैक्ट्री का मतलब ट्रेडिंग में जाएगा। हमने कह दिया कि रेंट आपका गोडाउन का, तो नो डाउट कि गोडाउन यानी कि बाद में चला गया तो प्रॉफिट लॉस में चला गया। पर बच्चे, अगर वो सिर्फ एग्जाम में कह देना कि रेंट मतलब कि खर्च का नाम ले, बट वो एक्सपेंस कहां हो रहा अगर वो जगह ना बताए, तो हमारा अकाउंट्स कहता है कि भैया आप वेट को देखो, वेट दो, वेट। वेट का मतलब होता है कि आप जज करो कि वो खर्च ज्यादा कहां पे होता है, ज्यादा कहां पे होता है। अगर मैं आपको नाम बताऊं तो नाम के हिसाब से कीजिए, अगर मैं आपको नाम ना बताऊं तो जहां पे वो खर्चे ज्यादा होते हैं वही का मानते हुए
आप उसको अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाइए, क्योंकि आप भगवान नहीं है। भगवान तो नहीं है ना कि भैया उन्होंने कह दिया कि वेजेज इतना है, अब मैं क्या मानूं जी यहाँ के यहाँ पे, तो बोलते हैं कि आपको कोई चिंता नहीं है। अगर आपको नाम बताया तो नाम के साथ क्लासिफाई कीजिए, नाम वो नहीं बताता तो फिर क्या कीजिए जी, कि आप देखो कि वो खर्चे ज्यादातर कहाँ पे होते हैं और उसी के बेसिस पे क्लासिफाई कीजिए। अब देखिए यहाँ पे समझ में आपको आ जाएगा। वो कहता है क्या जी, पहले आपका कहाँ चला गया बदमाश, ये देखो आप, वो कहता है कि रेंट ऑफ फैक्ट्री ट्रेडिंग में चला गया, रेंट ऑफ गोडाउन, ये सिर्फ रेंट कहते हैं। तो आप मुझे बताओ कि रेंट कंपनी या कोई भी, या आप भी अगर पे करोगे तो एक जगह का रेंट आप ज्यादा पे करोगे या फिर एक दो और तीन जगह का ज्यादा पे करोगे? जल्दी बताइए। कि अगर क्वेश्चन में आपको साफ साफ नहीं बताता तो हम क्या करते हैं जी, वो रेंट जो हमने पे किया वो बिजनेस में ही पे किया होगा। तो बिजनेस में जहां जहां रेंट पे किया जाता है उसका वेटेज ज्यादा कहां पे है, डायरेक्ट की तरफ दिख रहा है कि इनडायरेक्ट की तरफ दिख रहा है? अगर वेटेज ज्यादा डायरेक्ट में दिख रहा है तो हम ट्रेडिंग में कह देंगे, और अगर उसका वेटेज इनडायरेक्ट में ज्यादा दिख रहा है तो हम प्रॉफिट लॉस में कह देंगे। ये सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया कि अगर वो सिर्फ रेंट कहता है तो बच्चे रेंट एक जगह नहीं, एक इधर एक है, यहाँ पे तीन है, तो तीन का मानते हुए, तीन का मानते हुए हम क्या करेंगे जी, उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। ये हमारा पूरा का पूरा अकाउंटेंसी इसी पे टिका हुआ मेरे बच्चे, इसी पे पूरा पूरा अकाउंटेंसी टिका हुआ। यस, अब देखो उसी तरीके से आप बोलना शुरू करोगे। सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर ट्रेडिंग में, सैलरी ऑफ शोरूम मैनेजर प्रॉफिट लॉस में, सिर्फ सैलरी कह दे तो मुझे बताओ सैलरी हम वर्कर्स को पे करते हैं कि इंप्लॉय को पे करते हैं? सर इंप्लॉय को पे करते हैं। इंप्लॉय बिजनेस में ज्यादा कहां काम करता है? तो ज्यादा यहां पे काम करता है, यहाँ पे वर्कर्स ज्यादा काम करते हैं, इंप्लॉय कम काम करते हैं। यहाँ पे इंप्लॉय ज्यादा काम करते हैं, वर्कर्स करते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ का यानी कि उस साइड का मानते हुए हम क्या करेंगे जी, इसको भी कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। क्लियर कट दिमाग में बात होनी चाहिए। फैक्ट्री वर्कर से ठीक है, प्यून है ठीक है, वेजेज, वेजेस हम ज्यादातर कहां पे करते हैं? वेजेस जल्दी बताओ, वेजेस हम ज्यादातर कहां पे करते हो? फैक्ट्री में, यहाँ पे इंप्लॉय ज्यादा काम करते हैं। यहाँ पे वर्कर्स ज्यादा काम करते हैं। तो फैक्ट्री का मानते हुए हम क्या करेंगे जी, वेजेस को कहां दिखाएंगे? आप यहाँ पे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। अब अब यहाँ पे एक सवाल का जवाब दो, और मैं आप लोगों का लॉजिक यहाँ पे देखूंगा कि आप किस लॉजिक से आंसर दे रहे हो, देखता हूं कि कितना आप दिमाग लगा सकते हो। कैरिज इनवर्ड है, कैरिज इनवर्ड तो ट्रेडिंग में, कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस में। सिर्फ कैरिज कह दे तो कहां दिखाएंगे और क्यों? बताइए। जल्दी बताइए। अगर यहाँ पे एग्जाम में कह दे सिर्फ कैरिज, कैरिज कहां जाएगा? तो ट्रेडिंग में, प्रॉफिट लॉस में, या फिर कहां पे? मुझे आंसर चाहिए, कहां पे जाएगा और क्यों? आपका आंसर क्यों, वो भी बताना है मुझे। भरत, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं बच्चे कि क्यों ट्रेडिंग में दिखाएंगे आप, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखता हूं कौन बच्चा पहले जवाब देता है। विश्वजीत बदमाश, प्रॉफिट लॉस में तो क्यों? मैं, मुझे नहीं पता ट्रेडिंग की प्रॉफिट लॉस, मैं पूछ रहा हूं क्यों, बस ये बता दीजिए। अरशद, मैंने कब बताया बदमाश? अभी तो बताया नहीं मैंने। कैरेज सिर्फ दिया हुआ है, कहां जाएगा? ये सौभागिनी राउत, ये लग रहा है बच्ची ये सीओसी की बच्ची है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बट मैं सभी बच्चों को बता रहा हूँ कैरेज को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, सुनेंगे ध्यान से। पता है कैरेज जो होता है ना बच्चे, कैरेज, आप अक्सर जब आप अपनी अपनी बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, अपना जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो पता आप क्या देखोगे कि आपके बिजनेस में ये मार्केट से गुड्स को फैक्ट्री में लाने के लिए ये हमेशा कंपनी क्या करती है, अपना व्हीकल कभी यूज नहीं करती, वो बाहर का व्हीकल लेती है, बाहर की कंपनी से हायर करती है। पता है क्यों? क्योंकि मार्केट और फैक्ट्री में डिस्टेंस ज्यादा होता है, गुड्स लॉस्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कौन जिम्मेदारी उठाएगा? तो अक्सर देखा गया है मैक्सिमम बिजनेस के अंदर में इस रास्ते को कवर करने के लिए कंपनी का क्या होता है जी, अपना व्हीकल नहीं होता, वो बाहर से व्हीकल हायर करती है, बाहर से ट्रांसपोर्ट कंपनी को हायर करती है। लेकिन इमेजिन करो, फैक्ट्री से गोडाउन, गोडाउन से शोरूम, शोरूम से गोडाउन, यहाँ पे बार बार गुड्स को लाना ले जाना होता है, और कोई भी कंपनी ना इसके लिए अपना व्हीकल रखती है। अगर वो किसी बाहर की कंपनी का व्हीकल हायर करे तो पता नहीं कितना उसका पैसा भाड़ा में ही चला जाएगा।
तो मेरे बच्चे यहाँ के लिए कंपनी का जनरली अपना व्हीकल होता है और अपने व्हीकल पे कोई भाड़ा नहीं पे करना होता है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि अगर सिर्फ कैरिज कह देगा ना, सिर्फ कैरिज, तो इस रास्ते का वेट ज्यादा है, इस रास्ता यानी कि डायरेक्ट का। और इस डायरेक्ट को हम कहाँ दिखाते हैं? आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। ये यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन है। अब मैं जानता हूं कि कोई भी आइटम हो ना, कोई भी आइटम हो, आप बहुत आसानी से यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हो कि वो आइटम आपका ट्रेडिंग में जाएगा कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ, यहां तक बातें क्लियर है? हाँ जी, मुझे पता है बच्चे, बट फिर भी अभी हम लोग अभी कोई भी ऐसी बात नहीं करने वाले जहां पे मतलब कि कॉन्सेप्ट से मैं डाइवर्ट हो जाऊं। तो फिलहाल हमने क्या देखा कि आपका कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, कैरेज आउट ऑफ प्रॉफिट लॉस, और कैरेज कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में ना। अब मैं पहले आप सारे बच्चों से कमेंट सेक्शन में ये जानना चाहता हूं, बातें यहां तक की समझ में आ गई? जल्दी बताइए, क्या यहां तक आपके दिमाग में ये सारी बातें क्लियर हैं कि हाँ जी, कौन से खर्चे ट्रेडिंग, कौन से खर्चे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और किस बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है? क्या ये सारी बातें दिमाग में क्लियर हैं? क्या आप बता सकते हो दुनिया में किसी को भी बाहर निकलते हुए कि अगर मान लो पूछ दे कि बताओ जी, वेजेस बोल दिया या रेंट बोल दिया तो कहां जाएगा? हाँ, हम बता सकते हैं। क्यों जाएगा? क्या बता सकते हैं? यस बता सकते हैं, क्योंकि हमारे संतोष सर ने बोला है कि अगर वो नाम ना बता कि खर्च कहां पे हो रहा है, तो वेट देखेंगे, वेट कहां पे ज्यादातर वो खर्च होता है, हम वहीं का मान के उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रेड कर देंगे। जयनाथ कहता है कि सर कैरेज वंस मोर। नहीं जयनाथ, कोई जरूरत नहीं है, आप खुद बता सकते हो। पता है, जब कल को जयनाथ आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे ना बच्चे, तो आप बिजनेस में एक चीज देखोगे कि जब भी फैक्ट्री से गोडाउन, गोडाउन से शोरूम, यहाँ पे जब गुड्स का आना जाना होता है ना, तो यहाँ पे गुड्स के आने जाने के लिए क्या होता है, कंपनी अपना खुद का व्हीकल रखती है, क्योंकि एक दिन में हजारों बार गुड्स को यहाँ से लाना ले जाना होता है। जब कंपनी का अपना व्हीकल होगा तो किसी को कैरेज हम क्यों पे करेंगे? क्यों पे करेंगे? लेकिन इस डिस्टेंस के लिए जनरली कंपनी अपना व्हीकल नहीं रखती, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिस्क होते हैं बाहर वालों के, कि अगर कुछ गया तो बाहर वालों का जाएगा, उनसे पैसा ले लेंगे। तो कैरेज ज्यादातर यहाँ पे खर्च होता है, तो हम उसको इनवर्ड मानते हुए हम कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। मोहम्मद आसिफ कह रहा है कि सर एक क्वेश्चन है, रेंट का रॉ मटेरियल आने के बाद फैक्ट्री में जाने, मैं समझा नहीं बच्चे क्या बोल रहे हैं, लेकिन आसिफ रुको ना, आप सवाल कुछ अपने दिमाग से खुराफाती वाला बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। कोई सवाल नहीं है वो, लेकिन मेरा एक सवाल आप सबके पास है। और अब जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं ना, जो बच्चा इस सवाल का जवाब सही तरीके से जवाब दे देगा आज, अभी बिलीव करो कि आज एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज आज मैं आपको देने के लिए आऊंगा। सच बोल रहा हूं, आज अभी इसी वक्त। सुनिए वो सवाल क्या है। आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है एमसीक्यू के अंदर में। और मैं ये भी बता दूं, एमसीक्यू के अंदर में उस क्वेश्चन का जो हमारा इंस्टीट्यूट ने रिव्यू निकाला था कि कितने बच्चों ने सही जवाब किया, बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स था। इक्का दुक्का बच्चा पूरे इंडिया में उस क्वेश्चन को सही किया था। पता नहीं क्यों, मुझे विश्वास है कि आप भी उस क्वेश्चन को गलत ही करेंगे। आइए मैं उस सवाल को आपको दिखाता हूं। और मैं सोचता हूं ना, उस सवाल को दिखाते समय मैं इसी पिक्चर में आपको दिखाऊं, मुझे ज्यादा मजा आएगा। तो मैं एक काम करूं, मैं ट्रेडिंग अकाउंट अभी अभी कहाँ कुछ मिटाऊं, कहाँ मिटाऊं, मैं यहीं पे मिटाकर उस खर्च का नाम लिखता हूं। आपको बताना है वो खर्च कहाँ जाएगा। देखता हूं कितने बच्चे सही, देखता हूं कितने बच्चे सही। ये लीजिए, सुनेंगे, मैं एक नाम दे रहा हूं, आपको बताना है कि वो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। मुझे एक्सपेंसेस वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट ये नहीं जानना। अब आपको बताना है वो खर्च ट्रेडिंग में जाएगा कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। सुनेंगे, कहता है कि सैलरी, क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से, आप लिख लेंगे अपना, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर। ये लीजिए, कहता है कि सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर। सैलरी हमने किसको पे किया? फैक्ट्री मैनेजर को। फैक्ट्री का मैनेजर है, इसका मैनेजर। पर कहता है कि सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग फ्रॉम ऑफिस, फ्रॉम ऑफिस। आप एक बार जाके देख लेना। आई थिंक आज से 5-6 अटेम्प्ट पहले ये क्वेश्चन एमसीक्यू में 2 नंबर में ऑलरेडी आपका आया हुआ है। आपको ये सिर्फ बताना है, सिर्फ ये बताना है कि सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, ध्यान से सुनेंगे, मैनेजर कहाँ का है बच्चे? फैक्ट्री का मैनेजर है, फैक्ट्री का मैनेजर। बट वो कहाँ पे बैठ के कंट्रोल कर रहा है? ऑफिस से कंट्रोल कर रहा है, ऑफिस से कंट्रोल कर रहा है। आप मुझे बताओ, ये सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर कंट्रोलिंग फ्रॉम ऑफिस, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में? ये
ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में? ये ट्रेडिंग में कि प्रॉफिट लॉस में? मैं सबके आंसर को देख रहा हूं, एक एक बच्चे के आंसर को देख रहा हूं, और बिलीव करो जिस बच्चे ने सही जवाब दिया ना, उसको बहुत बड़ी चीज आज देने वाला हूं। ये सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर कंट्रोलिंग फ्रॉम ऑफिस कहां पे जाएगा? इन इंस्टेंट, राजो, शिव शंकर, रोहित, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्ण, और कितने सारे, सभी जो बच्चे हैं, मैक्सिमम जवाब देख रहा हूं मैं। मैं मैक्सिमम जवाब दे रहा हूं, देख रहा हूं। अरे कोई है बाहर में इसका? चलो छोड़ो, पोल की बात छोड़ दो, आप अभी पोल की बात ही नहीं करते। मैं एक काम करता हूं लिपू, मेरी बात ध्यान सुनना बच्चे। एक मैं हिंट देता हूं, एक हिंट। मुझे लगता है कि हिंट के बाद ना आप लोग शायद, अरे कोई बाहर है, अगर पोल इसका रन हो सकता है ना, तो एक पोल बना दीजिए बस इस क्वेश्चन के आंसर में, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दो ही ऑप्शन दीजिए जरा, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हाँ श्रेयांश, गुड। अरे कोई है जो बाहर बैठा हुआ है, इसका पोल बना सकता है बच्चों के साथ में? देखना चाहता हूँ। दुबे जी बदमाश, बैलेंस शीट कह रहा है, अभी खर्च की बात कर रहे हैं, खर्च बैलेंस शीट में कब से आने लगा बदमाश? ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कोई है जो बाहर पोल बना सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा? ओ शायद अब टाइम लगाएंगे और मैं अब देखना बंद करूंगा। मैं आपका यहाँ पे, यहीं पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए आप यहाँ पे देखो, कहता है कि सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर कंट्रोलिंग फ्रॉम ऑफिस। हाँ आ गया पोल। मुझे यहाँ पे आंसर बताइए कि ये आपके मुताबिक जो खर्च है, ये एक्सपेंस कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में? मुझे बस ये दिखाइए आप, ये खर्चे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएंगे, ये बस दिखाइए। हाँ जी, पोल का हिस्सा लीजिए और जल्दी बताइए कि आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है, ये खर्च आपका ट्रेडिंग में जाएगा कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा? ये ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में? अरे पोल का रिजल्ट यहाँ शो क्यों नहीं हो रहा है? कुछ ग्लिचेज हैं क्या? पोल का रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ध्यान से सुनिए यहाँ पे क्या निकल के आएगा। पता है बच्चों, एक मैं छोटा सा हिंट आपको देता हूँ, ध्यान से सुनना आप यहाँ पे, और शायद आप समझ जाएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर कंट्रोलिंग फ्रॉम ऑफिस, तो कहता है कि मैनेजर कहाँ का? फैक्ट्री का, यहाँ का। कंट्रोल कहाँ से कर रहा है? ऑफिस से आपका कंट्रोल कर रहा है ना? मैनेजर कहाँ से कंट्रोल कर रहा है? आपका ऑफिस से कंट्रोल कर रहा है। अच्छा यहाँ पे आंसर आया हुआ है, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में आंसर कह रहे हैं 71% एंड प्रॉफिट लॉस में कह रहे हैं 28%। ठीक है बच्चे, मैं एक बार आपको एक हिंट दे देता हूं, आप चाहो तो अपने आंसर को चेंज कर सकते हो अगर आपको मन करे तो। पता है मैनेजर कहाँ का है? फैक्ट्री का। मैनेजर कहाँ का है? फैक्ट्री का। तो मैनेजर तो आपका यहाँ पे फैक्ट्री का है, बट वो कंट्रोल कहाँ से कर रहा है? ऑफिस से कंट्रोल कर रहा है। मैनेजर है तो फैक्ट्री का, बट कंट्रोलिंग कहां से हो रहा है? आपका ऑफिस से हो रहा है। अब इससे बड़ा हिंट क्या दूं? अगर कोई बच्चा आंसर चेंज करना चाहता है तो वो चेंज कर सकता है, वो चेंज कर सकता है करना चाहे तो। हम्म? सुनिए ध्यान से, आपको अब जो भी माइंड हो, मैं आपका आंसर लेकर आता हूं। मेरे बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर आपका होएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अरे सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर कंट्रोलिंग फ्रॉम ऑफिस, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कितने बच्चे हैं जिन्होंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट का आंसर दिया? यहाँ पे वही अपने नाम को लिख के भेजेंगे कि सर मेरा मेरा है, मतलब जो झूठ नहीं बोलना। जिसने भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट आंसर यहाँ पे दिया था, वो अपना नाम लिख के मुझे सेंड करेगा कि यस मैं हूं, मैंने सही किया था, मैंने सही किया। बस नाम मुझे चाहिए, मुझे नाम चाहिए जिन्होंने सही आंसर दिया था। यस निखिल, बहुत अच्छा बात है। वो प्रेम आनंद भी कहता है कि हम है सर, हनी भी कहता है। लेकिन मेरे बदमाश बच्चों, इसका आंसर प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ही नहीं। ये सारे बच्चे जो नाम लिख के भेज रहे हैं ना, वो संस्कृति, वो सुभाकर, वो हर्ष, वो सब गलत है। अरे कैसी बात करते हो बदमाश, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों होगा? ये आंसर होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। इसका आंसर होगा ट्रेडिंग अकाउंट। इसका आंसर होगा ट्रेडिंग अकाउंट। अति विश्वास होना गलत चीज होता है। विश्वास रखो ठीक है, अति विश्वास नहीं।
और ये अपना नाम भी लिख के मुझे भेज रहा है कि ये देखो मेरा इतिहास में नाम अमर हो जाएगा कि हमने आंसर सही दिया था। गलत है बदमाश, गलत है। ये ट्रेडिंग अकाउंट होगा और कोई भी आंसर दे सकता है। अरे वो फैक्ट्री का मैनेजर है। किसी भी आइटम को क्लासिफाई करने के लिए आप सर्विसेज कहां रेंडर करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सर्विसेज कहां रेंडर करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कहां से कंट्रोल कर रहे हो उससे क्या फर्क पड़ता है बदमाश। अरे सर्विस तो आप यहीं दे रहे हो ना। और मैनेजर है, कल को आप सीएमए बन के मान लो किसी कंपनी का फैक्ट्री मैनेजर के रूप में ही आपको अपॉइंट कर दिया गया, तो क्या फैक्ट्री के अंदर जो मशीन होता है उस पर बैठोगे आप? अरे बैठोगे तो यहीं पे ना बदमाश। कॉस्टिंग करने जाओगे तो कॉस्टिंग आप यहाँ पे आपकी कॉस्टिंग होगी, सर्विस आप यहाँ दोगे, बट बैठोगे तो यहाँ पे ना। तो बैठना इज नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है कि सर्विसेज में कहाँ दे रहा हूँ, उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। और ये जो 22% जो बच्चे थे ना, जो शायद कुछ और बढ़ गए होंगे बाद में, वो सब गलत है। नाम कई सारे बच्चों ने नाम हटाना शुरू कर दिया। तो कोई बात नहीं, इतिहास अमर है। ये कहा जाएगा ट्रेडिंग में। इसके आगे लिखिए आंसर आपका ट्रेडिंग अकाउंट। यस, अंसारी। प्लेस डज नॉट मैटर, मैटर व्हाट्स वेयर यू आर रेंडरिंग द सर्विसेज। कहां आप सर्विस दे रहे हो। सब मोह माया है आशीष, बिल्कुल। तो मुझे एक बात बता दो, यहां तक की बातें क्लियर है आपका? अब क्या कोई भी दुनिया का आदमी कोई भी सवाल आपसे पूछे कि कहां पे जाएगा, कहां पे जाएगा, तो क्या आप जवाब दे सकते हैं? एक बार जल्दी बता दीजिए, एक बार जल्दी बता दीजिए। यहां तक सारी बातें क्लियर है? एक बार बोलो ना बदमाश। मैं इतना जोर से चिल्ला रहा हूं। आज मैं 4 मिनट लेट क्लास स्टार्ट किया था क्योंकि मैं बहुत ट्रैफिक में फंस गया था। तो कम से कम जवाब तो दे दिया करो कि यस 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 या यस या नो। आपको यहां तक बातें क्लियर है? यस सर, यहां तक की सारी बातें क्लियर है। नहीं बच्चे, जवाब मैं फंसाता नहीं, मैं आपके कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाना चाहता हूं कि क्लियर कट आपके दिमाग में सारी बातें बैठे। रट्टाफिकेशन को नो कहेंगे तभी बात निकल के आएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं बच्चे, जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है इस दुनिया के अंदर में, बहुत ही कम लोगों को। वो सच्चाई सिर्फ और सिर्फ हम सीओसी वाले बच्चों को पता होता है। मैं आपको दिखाता हूं क्या। यहां तक की बात क्लियर है? यस। अब देखिए मैं आपको लेके आ रहा हूं फाइनल अकाउंट के अंदर में। आपको पता होना चाहिए कि फाइनल अकाउंट की शुरुआत पता कहां से होगी। आपके एग्जाम में एक ट्रायल बैलेंस आपको दिया रहेगा। एक ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल फोकस्ड, बिल्कुल दिमाग आपका यहाँ पे कहीं भी दिमाग नहीं जाएगा। ये ट्रायल बैलेंस मान लो आपको दे रहा है एज ऑन आपका 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 जिस दिन का आपको यहाँ पे क्या जी ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस। इस ट्रायल बैलेंस में क्या है, मैं ना यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं। ये देखिए आप यहाँ पे, आपको पता है ना कि ट्रायल बैलेंस में आपके पांच, ये हमारा डेबिट कॉलम होता है, ये हमारा क्रेडिट कॉलम होता है। आप सबको पता है ना कि ट्रायल बैलेंस जो हमने बचपन से पढ़ा है, जिस ट्रायल बैलेंस के साथ इस चैप्टर की शुरुआत होगी, एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो एक ट्रायल बैलेंस देगा और उस ट्रायल बैलेंस से हमें आगे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाना होता है। तो ये बस बच्चे 11:30 बजे क्लास एंड होगी। 11:30 फन विद पीपल, बदमाश सही नाम लिखा करो। 11:30 बजे क्लास एंड होगी, सुनिए ध्यान से। लेकिन क्लास एंड क्यों सोच रहा है, कॉन्सेप्ट पे क्यों नहीं आ रहा है? ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2025 दिखा रहा हूं। एक बात बता रहा हूं सच्चाई, ट्रायल बैलेंस में जितने सारे नाम आएंगे ना, उन सभी नाम को हम ब्रॉडली 5 नाम में क्लासिफाई करते हैं, 5 पार्ट में। वो 5 पार्ट कौन कौन सा होता है? या तो वो एसेट्स होएगा, यहां लिखता हूं मैं। या तो वो आपका एसेट्स होगा, एसेट्स होगा, आप भी बनाओ ना मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा ये कॉन्सेप्ट जानकर। या फिर वो आपका कैपिटल होगा, कैपिटल होगा, या फिर वो आपका लायबिलिटी होगा। पूरे साल में जिन अकाउंट्स को आपने ओपन किया था, जिनके बैलेंसेज को आपने ट्रायल बैलेंस में लिखा है, या तो कोई वो एसेट्स है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, या फिर वो आपका एक्सपेंसेज होंगे, एक्सपेंसेज होंगे, या फिर मेरे बच्चे वो आपका रेवेन्यू होंगे। यही तो नाम होते हैं, बोलो ना, यही नाम होते हैं ना। क्या इनके सिवाय भी कोई नाम होता है क्या? क्या इनके सिवाय भी कोई नाम होता है? जितने भी नाम होंगे उन सभी नाम को हम ब्रॉडली क्या करेंगे जी, इन्हीं पार्ट्स में तो क्लासिफाई करते हैं, है ना। ये आपके नाम, शायद आपको ये बात पता होगा, मैं फिर भी आपको बता दूं कि ये जितने सारे नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं ना, इन सभी नाम में आपका जैसे कि एसेट्स है। कोई बताएगा जी कि एसेट्स का ट्रायल बैलेंस में कौन सा बैलेंस होता है? क्या कोई बताएगा कि एसेट्स का ट्रायल बैलेंस में कौन सा नाम होता है? सर डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस होता है।
कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट दिखाएगा, एक्सपेंसेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, और रेवेन्यू हमेशा, माफ कीजिए, रेवेन्यू हमेशा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ये तो मुझे लगता है कि अब आप इतने बड़े हो चुके हैं तो सबको पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस में जब भी हम लेजर अकाउंट खोलते हैं तो हमारे एसेट्स और एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट में आपके आते हैं, उनका बैलेंस डेबिट में आता है। और कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू हमेशा क्या होता है, क्रेडिट में आता है। ये तो सबको पता होना चाहिए, मुझे जहां तक विश्वास है, ये बिल्कुल सबको पता है। लेकिन एक बात सुनो, जो आप में से बहुत कम बच्चों को पता होगा, पता है ट्रायल बैलेंस में कोई आपसे पूछ देना कि एक बात बताओ, ये जो तीन नाम हैं वो अपने बारे में क्या बताते हैं, और ये जो दो नाम है ये अपने बारे में क्या बताते हैं। अगर कभी आप क्लास से बाहर निकलो, कोई रिलेटिव आ गया, कोई दोस्त आ गया, कोई बहुत बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझने वाला आ गया, और उसने पूछ दिया आपसे कि एक बात बताओ, क्या आपको आपके संतोष सर ने बताया है कि ट्रायल बैलेंस जब आप बनाते हो उसमें एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी अपने बारे में एक अलग कहानी कहते हैं, और एक्सपेंस, रेवेन्यू जो होते हैं ये अपने बारे में एक अलग कहानी कहते हैं। वो कौन सी कहानी है, तो उनको बहुत प्यारे वर्ड में समझाना कि ये जो एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी है ना, ये हमेशा अपने बारे में कहते हैं बैलेंसेज एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर। ये हमेशा अपने बारे में क्या बोलेंगे जी, कि एसेट्स एंड में कितना है, ध्यान से शब्द को सुनना, कैपिटल एंड में कितना है, लायबिलिटी एंड में कितना, ये एंड की बात करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे जो एक्सपेंस रेवेन्यू है ना, ये कभी भी एंड की बात नहीं करते, ये बात करते हैं ड्यूरिंग द ईयर का। ये क्या बात करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर का, पूरे साल में, पूरे साल में एक्सपेंस कितना हुआ, पूरे साल में मेरा रेवेन्यू कितना हुआ, तो ये बात करते हैं पूरे साल का। सुनना मेरी बात, मैंने क्या बताया, जब भी कोई पूछते आज के बाद एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है एमसीक्यू के अंदर में कि बताओ जी ट्रायल बैलेंस में एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी अपने बारे में क्या बताते हैं, तो हम किस में टिक मार्क करेंगे, बैलेंसेज एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में, जिस दिन ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं उस दिन हमारा बैलेंस क्या है। लेकिन जो हमारे एक्सपेंसेस, रेवेन्यू होते हैं ना बच्चे, वो एंड की बात नहीं करते हैं, पूरे साल में। थोड़ा सा और इंटरप्रेट करता हूँ, आपको मजा आएगा। ये देखो क्या, मैं ना, अब मैं कुछ लिखूंगा वो आपको नहीं लिखना, मैं कुछ लिखूंगा आपको नहीं लिखना, आपका जो लिखने का काम था हो चुका है। अब जो आगे बोलने वाला हूं बस दिमाग में बैठाएंगे बात, जो मैं बोलने वाला हूं सुनिए ध्यान से। क्या, कुछ एसेट्स का नाम मैं एग्जांपल लेता हूं। एसेट्स में जैसे कि एक मशीन हो गया, मशीन हो गया। एक और नाम लेता हूं, जैसे मान लीजिए आपका फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया। कोई और भी एसेट्स का नाम बताओ ना, आप बोलो ना। कैश हो गया। आप बोलो ना एक और भी एसेट्स का नाम, जैसे कि मान लो आपका डेटर्स हो गया, मान लो आपका डेटर्स हो गया। चार नाम लिख लिया, हजारों नाम होते हैं, कोई बात नहीं। मशीन मान लो आपका कहता है कि 2 लाख रुपीज का है। फर्नीचर कहता है मान लो आपका 3 लाख रुपीज का है। और कैश मान लो आपका यहाँ पे 80,000 कहता है। और डेटर्स मान लो कहता है यहाँ पे 1,20,000, 120 आपका। मैं ना कुछ एक्सपेंसेज के भी नाम लेना चाहता हूँ मन कर रहा है, कुछ नाम बताइए आप। जैसे कि वेजेज हो गया, वेजेज हो गया। जैसे कि आपका सैलरी हो गया, सैलरी हो गया। जैसे कि मान लो आपका यहाँ पे बैडेट्स हो गया, बैडेट्स हो गया, है ना, बैडेट्स हो गया। बहुत सारे नाम हो सकते हैं, बैडेट्स आपका हो गया। कुछ अमाउंट लिखता हूं मैं, जैसे कि 20,000 हो गया, ये आपका, ये हमारा मान लीजिए 30,000 हो गया। मान लीजिए आपका ये आपका अमाउंट यहाँ पे 10,000 हो गया, 10,000 हो गया। आज के बाद जब भी क्लास के बाद बाहर निकलोगे तो देखो आप कैसे इंटरप्रेट करोगे। मैं आपको इंटरप्रेशन बता रहा हूं, ये देखिए आप। मशीन एंड में कितना है, 2 लाख का। फर्नीचर एंड में कितने का, 3 लाख का। कैश एंड में कितना, 80,000 का। डेटर्स एंड में कितना, 120 का। लेकिन वेजेज हमने पूरे साल में कितना पे किया, 20,000 का। सैलरी हमने पूरे साल में कितना पे किया, 30,000 का। बैडेट्स हमारा पूरे साल में कितना हुआ, 10,000 का। एक नाम और भी दे दूं क्या, मैं ऐसे ही मन कर रहा है, डेप्रिसिएशन। मान लो यहाँ पे कह दिया डेप्रिसिएशन। सपोज दैट आपका यहाँ पे ले लेता हूँ 5,000 का। तो डेप्रिसिएशन पूरे साल में कितना हुआ, 5,000 का। मतलब ये बहुत सिंपल बात है, पता नहीं मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्या मुझे हो गया है, आखिर क्यों मैं टाइम आपका बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानता हूँ कि एक सवाल पूछूंगा और मेरे पूछते ही आप लोग क्या करेंगे, जवाब देना शुरू कर देंगे। सुनिए क्या, मेरे बच्चे, इस ट्रायल बैलेंस के बाद ना आप बनाते हो क्या जी, अपना ट्रेडिंग अकाउंट। आप क्या बनाते हैं, अपना ट्रेडिंग अकाउंट। फिर आप, ये बनाना नहीं है आपको, बस सुनना है मुझे, फटाफट आप जवाब लिख के देंगे, देखते हैं कौन पहले पहले जवाब देता है। फिर आप यहाँ पे क्या बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आप क्या बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और फिर आप यहाँ पे क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, बनाते हैं ना। अरे बोलो ना, हाँ बनाते हैं ना, ये सर।
मुझे चलो एक काम करता हूँ, आप सोचते हो कि सर आप इतना टफ क्यों, मैं डेप्रिसिएशन वर्ड को भी हटा देता हूँ। ऐसे ही, अरे मेरी मन कर रहा है कुछ भी मैं लिखूं, क्या फर्क पड़ता है। आप अपना कॉन्सेप्ट पकड़ के रखिए, मैं यहाँ हौच पौच नहीं करना चाहता था, कोई रीजन नहीं है। मैं चाहता था कि क्लियर कर सब कुछ आपको दिखे। अब मुझे बताओ, मशीन आपका एंड में कितना है, 2 लाख का एंड में है ना बच्चे, मशीन आपका एंड में। तो आप बैलेंस शीट में क्या लिखोगे, मशीन यहाँ पे एंड में कितने का है, 2 लाख रुपए का, है ना। आपका फर्नीचर एंड में कितने का, 3 लाख का। कैश एंड में कितना है, 80,000। डेटर्स, मुझे ये बताइए कि जब आप अपने बैलेंस शीट में डेटर्स को दिखाएंगे, जब आप अपने बैलेंस शीट में डेटर्स को दिखाएंगे, तो डेटर्स आप कितना दिखाएंगे, मुझे बताइए। बैलेंस शीट में डेटर्स आप कितना दिखाएंगे, जबकि आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है कि डेटर्स यहाँ पे 1,20,000 है, और बैड डेट्स, जो डेटर्स डूब गए हैं, बैड डेट्स डूब गया, वो कितना है, 10,000। तो मुझे बताओ बैलेंस शीट में मैं डेटर्स कितना दिखाऊंगा। अरे ये तो कोई भी बोल सकता है कि सर 1,20,000 के आपके डेटर्स हैं, 120, और उसमें से बैड डेट्स कितना आपका हो गया जी, 10,000। तो उसको माइनस कीजिए, बाहर कितना रह गया, 1,10,000। ये तो कोई भी बता सकता है ना। अरे ये क्या हो रहा है, ये बच्चे कैसा जवाब दे रहे हैं, ये रिद्धि, भरत, चीनू, अंसारी और सारे बच्चे ये 120 क्यों लिख रहे हैं। हाँ एक बलवीर है, पता नहीं अजीब सा नाम उसने लिखा हुआ है। हिमानी, गौरव, ये सब कह रहे हैं 1,10,000। कृष्णा पांडव भी कह रहे हैं 1,10,000। कशिश कहते हैं कि 120। ये क्या हो गया है, सुनेंगे ध्यान से बच्चों। 120 वाले भी, 110 वाले भी, रटना बंद कर दीजिए, रटना बंद कर दीजिए, रटना बंद कर दीजिए। अभी मैंने कहा कि ये जो बैलेंसेज है ना, ये बैलेंसेज ये क्या बोलते हैं, एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में, साल के एंड में कहते हैं कि 120 आपका है। और ये जो बैडेट्स आपका हुआ है ना, वो क्या हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में हुआ है। आप में से हर एक बच्चा इस बात को सोच के मुझे जवाब दे कि अगर मैं कहता हूं कि डेटर्स मेरा एंड में 120, एंड में, साल के एंड में 120 है, और बैडेट्स कहता हूं कि साल के बीच में 10,000 हुआ है, तो क्या इस बैडेट्स को ऑलरेडी माइनस नहीं कर दिया गया होगा इस एंड के बैलेंस को निकालने में। बोलो बोलो, मैं पूछ रहा हूं आपसे। उदित बदमाश बच्चा है, वो कहता है 130। अरे ये जो डेटर्स आपका 120 यहाँ दिख रहा है, ये साल के एंड में है, और ये साल के बीच में हुआ है। तो क्या अकाउंट जब डेटर्स का बनाया गया होगा इस बैलेंस को निकालने के लिए, उसको निकालते समय जो भी कुछ साल के बीच में हो गया वो ऑलरेडी माइनस नहीं हो चुका होगा। बोलो ना हाँ या ना। ये सर माइनस हो चुका होगा, हो चुका होगा सर। अरे माइनस ऑलरेडी हो चुका होगा, क्योंकि ये सब साल के बीच में हो रहे हैं। तो जब ये 10,000 ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका है, तो हम दोबारा क्यों माइनस करेंगे। यानी कि डेटर्स जो आपका बाहर लिखा जाएगा मेरे बच्चे, वो आपका वही जो बैलेंस आपका एंड में है, यानी कि 1,20,000, 120, है ना कशिश, सही बोलो ना हिमानी, बोलो ना बच्चे। 120 होगा ना, क्योंकि जो चीज साल के बीच में है वो ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा। और ये आप जानते हैं, पता नहीं क्यों आपने गलत आंसर दे दिया, शायद आपके यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ रही होगी। बताऊं क्यों, ये देखो आप, अब ये वेजेस 20,000 है। वेजेस जब हमने पे किया होगा तो कैश में पे किया होगा, जब कैश में पे किया होगा तो 20,000 ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका है। क्या हम बैलेंस शीट में जब कैश यहाँ पे लिखेंगे, जब कैश यहाँ लिखेंगे, तो हम 80 ही तो लिखते हैं जो साल के एंड का है, जो साल के एंड का है। ये वेजेज हमने पे किया होगा, सैलरी पे किया होगा, जो भी कैश हमने पे किया होगा ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका है, हम दोबारा थोड़ी माइनस करेंगे। अरे बोलो ना बदमाश। जब जो चीजें, ये जो वेजेस सैलरी है आपने साल के बीच में आपने एक्सपेंस किया है, दैट अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन पेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, देन व्हाई वी आर गोइंग टू डिडक्ट अगेन। क्यों करेंगे आखिर आपका, व्हाट विल डू, कैश का बैलेंस आपका 80, और यही तो बचपन से करते आ रहे हो आप, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ यही तो बता रहा हूँ, यस। खत्म हो गई बात आपका। अब एक सवाल मैं चाहता हूं कि आप जवाब दीजिए। पता नहीं डाउट सेशन टाइम पे एक अजीब सा सवाल आप में से हर एक बच्चा मुझसे क्यों पूछता है, मैं समझ नहीं पाया। मैं आपसे देखता हूं कि आप लोग सही जवाब दे रहे हो कि नहीं। ये देखिए, मान लो इस ट्रायल बैलेंस में यहां पे मैं कह देता डेप्रिसिएशन, ट्रायल बैलेंस में मैं कहता डेप्रिसिएशन और अमाउंट कहता 5,000, जो मैंने डिडक्ट किया था मैं दोबारा देता हूं। मान लो ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन कहता 5,000, ये कहता डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मान लो ये डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 5,000 है। तो मुझे बताओ इस बैलेंस शीट में जो मशीन में लिखूंगा वो मैं 2 लाख रुपए यहाँ पे दिखाऊं, या फिर जो ट्रायल बैलेंस में 5,000 डेप्रिसिएशन दिख रहा है
मैं उस 5000 को यहाँ पे माइनस करके 195 दिखाऊं? आप बोलो ना कि मशीन जो इस क्वेश्चन, अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है, तो क्या मैं इस 5 को इसमें से माइनस करके यहाँ पे 195 दिखाऊंगा कि 2 lakhs दिखाऊंगा? सारे बच्चे बताओ ना बदमाश। अरे क्या जाता है टाइप करने में, आपका दिमाग और हाथ घूमेगा और क्या। ये बहुत प्यारे बच्चे आप। ऑब्वियस बात है कि जब वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है, तो साल के बीच में हम उसकी एंट्री कर चुके हैं, एंड जो साल की एंट्री हो चुकी है, हम दोबारा इसमें से कैसे माइनस कर सकते हैं? पाप पड़ेगा, हम दोबारा माइनस नहीं कर सकते। विल शो यहाँ पे कितना, 2 लाख रुपीज का अमाउंट। एक राज यादव लग रहा है कि 1965 में उसका जन्म हुआ था, तो वो 1965 लिख के आ रहा है बदमाश। वो अपने जन्म डेट याद कर रहा है। अरे हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। चलिए, तो मुझे विश्वास है यहाँ तक की बातें आपके क्लियर हो चुकी होंगी, इसमें कोई डाउट आपको मेरे बच्चे? ये अगर आप याद कीजिए, बचपन में आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे सर कहा करते थे कि भैया ट्रायल बैलेंस में जो है ना, उसका एक जगह इंपैक्ट दिखाना। रीजन है, ऑलरेडी आप उसमें प्लस माइनस हो चुके हैं। आज वो एसेट्स है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। वो एक्सपेंसेज है, रेवेन्यू, उसको हम कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट लॉस में। यहाँ पे कोई डाउट आपको? नहीं सर। थोड़ा सा मुझे पी लेने दो, बहुत एनर्जी यूज होता है क्लासेस लेने में। यस रिधि, अब बात सुनो ध्यान से। अब जिस सच्चाई को आपके सामने रखने वाला हूं, आप हैरान हो जाओगे, क्या ऐसा होता है? और सच्चाई बताऊं, वो होता है। जैसे ही आप सीएमए बन के आप किसी इंडस्ट्री में जाओगे, किसी कंपनी में जाओगे, या अपना भी काम स्टार्ट करोगे, वो चीजें आपको दिखाई देंगी। सुनिए क्या, मैं आपको बताता हूं। मैं अब आपको बिल्कुल इस दुनिया से अलग लेके जाना चाहता हूं, बिल्कुल अलग लेके जाता हूं, और लेके आता हूं बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में। और आप मेरे साथ, मेरे शब्दों के साथ आप आएंगे इमेजिनेशन के अंदर में। सुनिए ध्यान से क्या। मैं आपको सीएमए क्वालिफाई कर दिया, और क्वालिफाई करके आपको टाटा कंपनी के अंदर में बना दिया, टाटा कंपनी का चीफ अकाउंटेंट, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वो पूरा अकाउंट्स वो बनाए आपका, है ना, उस कंपनी का। पता है क्या हुआ? आया दिन कौन सा? 31 मार्च 2025। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत एक बात जो आपको दिमाग में, जो कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी कसक रही होगी ना, उसको मैं खत्म करना चाहता हूँ। जो ट्रायल बैलेंस आपने 31 मार्च को बनाया ना, अब मैं आ गया इसको छोड़ के टाटा कंपनी में, और आ जाओ इमेजिनेशन में। आप हो टाटा कंपनी के चीफ अकाउंटेंट। आपको क्या करना है कि टाटा कंपनी में जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं, जितने भी, याद रखना, टाटा कंपनी में एक दो पांच सौ हजार नहीं होंगे, लाखों लेजर अकाउंट्स खुले होंगे, लाखों लेजर अकाउंट्स। तो लाखों जो लेजर अकाउंट्स होंगे, कुछ एसेट्स के, कुछ कैपिटल के, कुछ लायबिलिटी, कुछ एक्सपेंस, कुछ रेवेन्यू, उन लाखों लेजर अकाउंट्स को आपने क्या किया? 31 मार्च को क्लोज किया। फिर सबका बैलेंस निकाला, सबके बैलेंस को निकाल के आपने ट्रायल बैलेंस में लिखा। जैसे ही ट्रायल बैलेंस में लिखा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हो गई होंगी। मनुष्य हो आप, गलतियां हो गई थी। फिर आपने क्या किया? उसी 31 मार्च को आपने क्या किया? सारी गलतियों को पूरा ढूंढा उन लाखों लेजर अकाउंट्स में, उनको ढूंढ के आपने उसको रेक्टिफाई किया, और रेक्टिफाई करके फिर आप क्या बना रहे हो? उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। आप मुझे बताओ, आप में से हर एक बच्चा, क्या ये पॉसिबल है बच्चे? क्या ये पॉसिबल है कि 31 मार्च को, यानी कि बिल्कुल साल के लास्ट डेट को, उसी दिन आपने सारे लेजर को क्लोज किया, सबका बैलेंस निकाला, सबके बैलेंस को निकाल के आपने ट्रायल बैलेंस में लिखा। ट्रायल बैलेंस में लिखते ही दोनों मैच नहीं कर रहा होगा, क्योंकि गलतियां होती हैं। उन गलतियों को आपने पूरे साल में कहां कहां किया, उसको ढूंढा, उनको रेक्टिफाई किया, और रेक्टिफाई करने के बाद रीड्राफ्ट किया ट्रायल बैलेंस को, और फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाया। क्या इतने सारे काम करना एक दिन में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता मेरे बच्चे। तो पता है रियल लाइफ में क्या होता है? मैं आपको बताता हूं। रियल लाइफ में जब ये ट्रायल बैलेंस बनता है ना, तो लिखते तो है हम साल के एंड का ही कि 31 मार्च को, बट एक्चुअली आप पता है क्या करोगे? इस ट्रायल बैलेंस को 31 मार्च के एक दो दिन पहले ही क्लोज कर दोगे। एक दिन, दो दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितना वॉल्यूम होगा उसके हिसाब से आप कुछ दिन पहले ही क्या करते हो? क्लोज कर देते हो, ताकि अगर कुछ गलतियां हुई होंगी तो उसको फटाफट ढूंढ के सही करके फिर हम रीड्राफ्ट करके ट्रायल बैलेंस बनाए, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। क्योंकि यहां तक गलतियां चल सकती है, इसमें गलतियां नहीं चल सकती, इनको बिल्कुल सही बनाना पड़ेगा आपको। तो रियल लाइफ में क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस हम लिखते तो है 31 मार्च को,
लेकिन ये जनरली क्या देखा गया है कि 1 2 3 कुछ दिन पहले मतलब क्लोज हो जाता है। मान लो मेरे बच्चे, मान लो कि आपने क्या किया है कि ये ट्रायल बैलेंस आपने पता है कब क्लोज कर दिया है, लिखा 31 मार्च ही, लेकिन मान लो 30 मार्च 2025 को, यानी कि एक दिन पहले ही आपने क्लोज कर दिया है। मान लो एक दिन पहले क्लोज कर दिया है। तो अगर आपने एक दिन पहले क्लोज कर दिया है, तो ये जो एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी है ना, ये बैलेंसेज कब के बता रहे हैं? क्या 31 के बता रहे हैं ना? ये कब के बता रहे जी? 30 मार्च 2025 तक के, जिस दिन तक का क्लोज किया था। ये जो एक्सपेंसेस रेवेन्यू भी है, ये अप टू कब तक की बात कर रहे हैं? 30 मार्च 2025 का। क्योंकि हम लोग को टाइम चाहिए गलतियों को ढूंढने के लिए, और उसके लिए हमें समय चाहिए। तो रियल लाइफ में लिखते तो है 31 मार्च ही, साल के एंड का, बट एक्चुअली होता क्या, 1 2 दिन पहले क्लोज हो जाता है। मान लो आपने 30 मार्च को उसको क्लोज कर दिया था, 30 मार्च को क्लोज कर दिया था। अब सोचो कि अगर ये 30 मार्च को क्लोज हो गया है, तो ये सारे बैलेंसेज तो 30 मार्च के हैं ना, और जो एक्सपेंस रेवेन्यू ये जो दिख रहे हैं वो भी 30 तक के हैं जी। तो क्या ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट जो 31 मार्च तक के फिगर से बनाना है, हम कैसे बना पाएंगे? ये तो बैलेंस 30 तक के है। क्या मैं 31 को बिजनेस नहीं करूं मेरे बच्चे? पूछ रहा हूं आपसे, मुझे बताओ कि अगर 30 तारीख को मैंने इसको क्लोज कर दिया और 31 के फिगर से ये बनाना है, तो क्या मैं 31 को बिजनेस बिल्कुल बंद कर दूं? ना सेल होगा, ना परचेज होगा, ना कोई खर्चे होगा, ठीक है जी, सब ठीक है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। बिजनेस तो हमें करना ही पड़ेगा, बिजनेस तो हमें करना ही पड़ेगा। तो सुनो रियल लाइफ में क्या होता है, अब बहुत ध्यान से, क्योंकि अब अल्टीमेट कॉन्सेप्ट पे आपके पास आ रहा हूं। रियल लाइफ में क्या होता है बच्चे, कि ट्रायल बैलेंस तो हमने 30 तक को क्लोज कर दिया, 30 के बाद और 31, ये जो एक दिन में जो आपने बिजनेस किया होगा ना, इन एक दिन में जो भी कुछ हुआ होगा, जो भी बिजनेसेज हुए होंगे, वो सारी बातें आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या करता है, एडजस्टमेंट्स में दिया रहता है। याद कीजिए बचपन की वो बातें, आपके हर एक ट्रायल बैलेंस में जब भी फाइनल अकाउंट आपने बनाया, तो एडजस्टमेंट्स हमेशा हुआ करते थे, आगे भी होंगे, हमेशा होंगे, सदा होंगे। ये एडजस्टमेंट्स क्यों होते हैं? यही रीजन है, क्योंकि यहाँ तो बातें हमें 30 तक की दिख रही है, 31 तारीख को जो भी कुछ हुआ होगा वो क्या करे, वो सारी बातें नीचे में बताएगा, सारी बातें। और फिर इन सबको जो 30 तारीख तक की बातें यहाँ पे है, 31 की बातें जो यहाँ पे है, इन सबको इकट्ठा करके फिर हम बनाते हैं क्या जी, अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट आपका। ये काम होता है मेरे बच्चों। ये रियल लाइफ की बात बता रहा हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सर ये 31 तारीख को ये एक दिन में क्या हो सकता है? कुछ भी, भूल जाओ फाउंडेशन को, इंटर में आ चुके हो, कुछ भी हो सकता है। उस एक दिन में आपने कुछ परचेज किया होगा, कुछ सेल किया होगा, कुछ पैसे कलेक्ट हुए होंगे, कुछ पैसे डूब गए होंगे। हो सकता है कि कहे कि यहाँ पे नीचे में एक आपका कि भैया फर्दर बैड डेट्स हो गया, वो कहेगा फर्दर बैड डेट्स हो गया, फर्दर बैड डेट्स आपका हो गया, वो कहता है मान लीजिए ₹2000। इसका मतलब है कि 30 तारीख तक की तो बातें यहाँ पे हैं, ट्रायल बैलेंस क्लोज हो जाने के बाद भी 31 तारीख को फिर से पैसे मांगने गए थे, डूब गया, कितना 2000। तो ये तो बच्चे एडजस्टमेंट में ही बताएगा ना। अरे बोलो ना, ये तो बताएगा एडजस्टमेंट में ही ना, कुछ भी हो सकता है। 31 तारीख को मैं आपको दिखाऊंगा कि टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन करते समय 31 को कुछ भी हो सकता है, बस कॉन्सेप्ट ओपन रखना, कुछ भी आप आसानी से सॉल्व करोगे, कुछ भी। तो बैलेंस हो गया। अब मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे फर्दर बैलेंस कहता है कि 2000 हो गया, तो अब जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो बैलेंस शीट में मैं अब अपना डेटर्स कितना दिखाऊंगा? ये देखिए, 1,20,000 के डेटर्स आपके पास थे, कब? 30 मार्च को। इस 120 को निकालते समय 30 मार्च तक का बैलेंस, सॉरी 30 मार्च तक का बैलेंस तो माइनस हो चुका, हम दोबारा माइनस नहीं करेंगे। बट 31 तारीख को जो आपका बैलेंस हो गया, ये तो माइनस करूंगा ना बच्चे, बोलो ना हाँ, ये तो माइनस करूंगा ना। तो पता मैं क्या बोलूंगा, डेटर्स हमारे यहाँ कितने दिख रहे हैं ट्रायल बैलेंस में? 1,20,000। इस 120 में से इस 10 को तो नहीं, बट इस 2 को तो माइनस करूंगा ना, और फिर बाहर कितना दिखाऊंगा? 1,18,000, 118। और जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मैं लिखूंगा यहाँ पे बैड डेट्स, जब लिखूंगा यहाँ पे बैड डेट्स, तो पता है क्या बोलूंगा? पता है कि भैया 30 तारीख तक मेरा बैड डेट्स कितना हो गया था? 10,000। वो भी मेरा एक्सपेंस है, हमने उसको तो लेना ही लेना है। और प्लस 31 तारीख को जो 2000 डूब गया, ये 2000 जो हमने यहाँ से माइनस किया, वो भी तो मेरा एक्सपेंस हो गया। और मैं यहाँ पे कितना दिखाऊंगा? 12,000, 12,000। वो बचपन की बातें,
वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे सर आपको बताया करते थे कि एडजस्टमेंट में जितनी सारी बातें होंगी उनकी दो जगह रिकॉर्डिंग होगी। यहाँ रट्टाफिकेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट है, जिसकी एंट्री हमने नहीं किया हम तो एंट्री करेंगे ना। और वही एंट्री करने के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ से हटा के उसको एक्सपीरियंस के रूप में दिखाया और काम हमने पूरा किया। यस। तो इसमें क्या दिक्कत है मुझे बताओ। अरे बोलो, ये बातें समझ में आ रही जो बता रहा हूं मैं आपको कि एक्चुअली एडजस्टमेंट्स क्यों आता है। हो सकता है कि ये जो डेप्रिसिएशन है ना बच्चे, वो यहाँ नहीं बताएगा क्योंकि हमने 30 तक चार्ज नहीं किया था। वो कहेगा कि भैया यहाँ पे चार्ज डेप्रिसिएशन, वो कहता है यहाँ पे चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, मान लो कहता है कि 10% ऑन मशीन, किसी भी चीज पे। तो जब वो नीचे कह रहा है यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाने तक हम चार्ज नहीं किए, हम अभी चार्ज करेंगे, तो करो ना। फिर क्या करेंगे आपका 10%, जरा बताओ, मशीन 2 lakhs का था, तो क्या मैं अब इसको 2 lakhs लिखूंगा? नहीं लिखूंगा, क्योंकि 2 lakhs के बैलेंस में जो डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए तो माइनस नहीं हुआ है। तो 2 lakhs का 10% कितना? 20,000 मैं यहाँ पे माइनस करूंगा, इसको 180 दिखाऊंगा और उस डेप्रिसिएशन को मैं प्रॉफिट लॉस में 20 यहाँ पे दिखाऊंगा। वेरी सिंपल। जो नहीं माइनस उसको तो हमें करना पड़ेगा ना। मेरी बातें समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो मैं सिर्फ आपको एक ही चीज बताने की कोशिश करता हूं, एक ही चीज बताने की कोशिश करता हूं। हर एक के पीछे में लॉजिक्स है। अब आपका दिमाग पता है क्या बोलना शुरू कर दिया कि सर एडजस्टमेंट में फिर तो सिर्फ 31 तारीख वाली बातें आएंगी, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। मैं बोलूंगा ना मेरे बच्चे, एडजस्टमेंट्स में 31 वाली बात तो आएंगी ही आएंगी। इसके सिवाय भी कई सारी बातें होती हैं जो यहाँ पे एडजस्टमेंट में दी रहेंगी। कुछ इनसे जुड़ा हुआ गलतियां, कुछ गलती उस अकाउंटेंट बदमाश ने किया था, उनके बारे में यहाँ पे दिया रहेगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है, बहुत सारी चीजें आपका। और आप चिंता नहीं करना, मैं आपको कल मतलब जो अगली क्लास होगी उसमें दिखाऊंगा कि क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि वो जो एंट्री, जो एडजस्टमेंट है, वो 31 तारीख वाली है या फिर कुछ इसमें गलतियां हैं, उनको उनके बारे में बता रहा हूँ। कुछ भी बताएगा आपको चेहरे पे स्माइल आएगा, फटाफट कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस, और मुझे कुछ भी आपसे नहीं चाहिए। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। इसमें कोई डाउट आपको? अरे जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नहीं बोलोगे आप? क्या यहाँ तक कोई डाउट है? क्या आपको समझ में आया एडजस्टमेंट्स होते क्यों हैं? ट्रायल बैलेंस का क्या मतलब होता है? ट्रायल बैलेंस रियल लाइफ में क्यों कब बनता है? आखिर हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे? अरे यहाँ तक बातें क्लियर हुई? जल्दी बताइए। ये सर, ये सर, अब तो हमें समझ में आ रहा है चीजें क्या होती है। पता है, ओहो, अरे ये तो 10 मिनट ज्यादा चले गए हम लोग। मेरे बच्चे, बात बहुत चीज थी करने के लिए आपके साथ, सच बता रहा हूँ। बहुत सारी चीजें आपके साथ करने की चीज मेरे पास थी, लेकिन समय आज जवाब दे रहा है, बोलता है कि बस आज की क्लास यही रहने दीजिए। अगली क्लास यानी कि कल जब हम मिलेंगे सेम टाइम, और उस टाइम पे मैं आपको अब बताना शुरू करूंगा कि आपको अब गेम खेलना शुरू हो चुका है, आप गेम खेलना शुरू कर चुके हैं। इस चैप्टर के साथ ही नहीं मेरे बच्चे, ये चैप्टर और इस चैप्टर पे टिका हुआ 3 चैप्टर, एनपीओ, आपका सिंगल एंट्री, और भी कई सारे, सब आपको मजे मजे तरीके से होने शुरू हो जाएंगे। और मैं कल आपको दिखाऊंगा कि एडजस्टमेंट्स जब आएंगे एग्जाम में, उसको और बेहतर तरीके से आप कैसे अपने तैयार करोगे, बिना किसी के हेल्प की। आपको खुद दिमाग बोलेगा इसका ऐसे ट्रीटमेंट करना है। तो वो कल की बात होगी। आप कल की क्लास 10 बजे जो होगी जरूर ज्वाइन करेंगे, लाइव ज्वाइन करेंगे, और मेरे साथ बहुत सारा इस चैप्टर के अंदर में कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। कल मिलते हैं बच्चे। आज की क्लास को यहीं पे बाय करते हुए, और जिस बच्चे ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, वो लाइक करने के बाद ही यहाँ से उठेंगे। आप सबको ऑल द बेस्ट। जय हमारा आईसीएमआई, जय हमारा सीओसी, जय मेरे बच्चे। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।